माई पोस्ट अपोकलिप्टिक शेल्टर लेवल्स अप इन्फिनिटली। अध्याय 31, डैमेज कोर को एब्जॉर्ब करना। लॉग, आपकी बिना रुके स्ट्रीम 15 मिनट से ज़्यादा हो गई है। अगली मुसीबत से एक दिन पहले एक रैंडम एयर ड्रॉप रिवॉर्ड दिया जाएगा। गेम पैनल का प्रॉम्प्ट सुनकर सूमो तुरंत मैनेजमेंट इंटरफेस में चला गया और स्ट्रीम खत्म करने का फैसला किया। लाइव रहते हुए हर हरकत पर अरबों नज़रें टिकी थीं। सभ्य ज़माने में वह ज़ोर से हंस सकता था, वायरल होने पर खुश होता। लेकिन इस डॉग ईट डॉग तबाही में जितना ज़्यादा आप बताते हैं उतना ही ज़्यादा खतरा होता है। वह उस पहाड़ी पर गया जहां स्कारफेस मरा था और चारों ओर देखा। छी, इन लाशों से निपटना बहुत मुश्किल है। मारना ट्रिगर खींचने जितना आसान था, लाशों को ठिकाने लगाने में बहुत मेहनत लगती। बारिश वाली रात में बदबू ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन चिलचिलाती धूप में लाशें 1-2 दिन में म्यूटेंट को अपनी ओर खींच लेतीं। इससे भी बुरा, प्लेग फैल सकता था। उसने क्राफ्टिंग पेज खोला और एक और पत्थर का भाला बनाया। भाला हाथ में लेकर उसने उल्टी को निगला और उसकी नोक स्कारफेस के कपड़ों के नीचे फंसा दी, फिर एक गहरी सांस ली। सभ्य दुनिया में वह मुर्गी मारने से डरता था, अब कुछ ही दिनों में उसने 5 जानें ले ली थीं। वे डाकू थे, फिर भी उसमें भरी नैतिकता अभी भी उसके ज़मीर को हल्का हल्का झकझोर रही थी। यह क्या है? लाश को एक तरफ खींचते हुए सूमो ने एक हल्का चमकता हुआ कछुए का खोल देखा जहां स्कारफेस गिरा था। क्या ये वही शेल्टर नहीं है जिसे तुमने शुरू में बनाया था? खोल को छीनते हुए उसने बढ़ते उत्साह के साथ उसके स्टेट्स देखे। डैमेज्ड शेल्टर कोर, शेल्टर प्लेयर से जुड़ जाता है। एक बार लगाने के बाद ये ज़मीन पर एंकर हो जाता है और इसे हिलाया नहीं जा सकता। अगर कोई प्लेयर अपना शेल्टर तोड़ देता है तो ये डैमेज्ड कोर बन जाता है और रिपेयर होने तक इसे बदला नहीं जा सकता। जब कोई प्लेयर मर जाता है तो सभी आइटम शेल्टर कोर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। लॉग, प्लेयर पर पूरा शेल्टर कोर डिटेक्ट हुआ। एब्जॉर्ब, आप सच में किसी और का शेल्टर कोर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्टेट्स पढ़कर सूमो जल्दी से बाकी 3 लाशों के पास गया। पक्का, चश्मे वाले आदमी और पॉकमार्क के नीचे भी डैमेज्ड कोर पड़े थे। रेडफेस से उसे एक सही सलामत, बिना जगह का शेल्टर कोर भी मिल गया। परफेक्ट, 3 डैमेज कोर और एक सही सलामत होने पर सूमो दिल खोलकर हंसा। घोड़ा चोरी का अनाज खाकर मोटा होता है, आदमी विंडफॉल से। इन गुंडों ने अनगिनत बेगुनाहों को मारा है, मेरे हाथों मरना तो सीधा कर्म है। उसने चारों कोर अपने बैकपैक में डाल लिए। वह एसिड रेन झील की तरफ गया और खुदाई करने लगा। लूट से लथपथ, घने अंधेरे में भी हल्की बारिश लग रही थी। वह लाशों को दफनाने और कोर को सोखने के लिए लौटने का इंतजार नहीं कर सकता था। एक दिन की बारिश ने मिट्टी को नरम कर दिया था। आधे घंटे में उसने 2 बाई 2 मीटर का गड्ढा खोद दिया था जो 1 मीटर गहरा था। एक एक करके उसने अपने भाले से डाकुओं को अंदर धकेला, फिर येलो स्कार वापस चला गया। जो आदमी जमीन पर छटपटा रहा था वह अब शांत पड़ा था। मिट्टी में बस उसके आखिरी संघर्ष का एक गहरा हाथ का निशान था। भाले से धक्का देते हुए सूमो ने अपने नीचे एक और खराब कोर की पुष्टि की। चूंकि तुम सामान पहुंचाने के लिए इतनी दूर तक आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कौवों के लिए नहीं छोड़ सकता। अगले जन्म में एक बेहतर इंसान बनना। एसिड रेन से भीगा हुआ येलो स्कार का चेहरा जंग खाकर किसी भयानक चीज में बदल गया था, जैसे किसी अमेरिकन एपोकैलिप्स फिल्म का ज़ॉम्बी। ज्यादा पास से देखने की हिम्मत न होने पर सूमो ने स्ट्रॉ रेन केप को हुक किया और लाश को धीरे धीरे गड्ढे तक घसीटा। येलो स्कार को अंदर धकेलने के बाद उसने वापस भरना शुरू कर दिया। जल्द ही मिट्टी और बारिश ने कब्र को सील कर दिया और 5 आदमियों को हमेशा के लिए दफना दिया। उसने निशान के तौर पर एक टहनी लगाए, अपने कदम पीछे हटाए और सुरंग के मुंह पर लौट आया। बाहर निकलने के लिए तख्तों वाला हैच आसान था, अब पानी अंदर रिस रहा था। एंट्रेंस का मुआयना करते हुए सूमो ने एक प्लान बनाया। अगर मुझे दूर जाना हो तो यह एक अच्छा रास्ता है, अपग्रेड करने लायक। उसने चुपचाप सर्वाइवल सिस्टम खोला। रास्ते के स्टैट्स दिखाई दिए। एक्सेस टनल विवरण, खोदी गई एंट्री एग्जिट टनल। अपग्रेड पाथ, सुरक्षित रास्ता। विकल्प, बड़ा करना 20 मटीरियल 40 मजबूती 200 दरवाज़ा 40। नोट, एक खरगोश को एक से ज़्यादा बिल चाहिए। एक पत्थर का दरवाज़ा ठीक रहेगा, मेरे पास बहुत सारा पत्थर है। जैसे ही उसने पत्थर जमा किए, सर्वाइवल पॉइंट की कीमत तेज़ी से गिरी और 20 पर रुक गई। दरवाज़ा अपग्रेड करो। 20 पॉइंट खर्च हुए, उसके शरीर से एक हरी रोशनी निकली और कुछ ही पलों में वह कमज़ोर लकड़ी का दरवाज़ा शेल्टर के सामने की तरह एक चिकनी पत्थर की स्लैब में बदल गया, जिससे बारिश रुक गई। उसने नए पत्थर के दरवाजे पर मिट्टी डाली और संतुष्ट होकर मुख्य दरवाजे पर लौट आया। इस सरप्राइज अटैक टनल को लंबी यात्राओं या घात लगाकर हमला करने के अलावा भूल जाना ही बेहतर था। एक छिपा हुआ इक्का, सही समय पर यह एक ज़बरदस्त डायमेंशन ड्रॉप लेवल का झटका दे सकता था। स्ट्रीम पर दिखना बाद में हो सकता था, अभी गोपनीयता जरूरी थी। वापस गेट पर उसने उन नंगी पत्थर की दीवारों को देखा जिन्हें डाकुओं ने खोदा था।
सूमो हल्के से हंसा। उसके साफ सुथरे अंडरग्राउंड शेल्टर को ऊपर जमीन वाले में बदल दिया गया था। ठीक है, बारिश रुकने के बाद मैं इसे फिर से बनाऊंगा। उसने खुदाई वाली जगह का चक्कर लगाया, फिर दरवाजे पर चिल्लाया, ओरियो खोलो, मैं वापस आ गया हूँ। खरोंचे और एक धड़ाम की आवाज़ आई। पत्थर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। चालाक ओरियो ने एक तरफ हटने से पहले गैप से झांका। तुम छोटे शैतान, हमेशा की तरह होशियार। अभी भी रेनकोट पहने होने के कारण सूमो कुत्ते को सहला नहीं सका। उसने ओरियो को वापस जाने का इशारा किया, दरवाज़ा बंद किया और एक कोने में कोट उतार दिया। हमले की दो योजनाएं थीं। प्लान ए, पीछे की सुरंग से अचानक निकलकर उन्हें चौंका देना। प्लान बी, अगर कोई मौका नहीं मिलता तो ओरियो दरवाज़ा खटखटाकर टारगेट को लुभाता। लेकिन डाकू बदमाश थे, कोई हुनर नहीं, कोई चौकसी नहीं, उन्हें कभी भी पीछे से हमले की उम्मीद नहीं थी। कोट उतारकर सूमो एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। आग की रोशनी वाले पत्थर के बेस में ओरियो प्यार पाने के लिए उसके पास आया। उस पर शांति छा गई। कौन सोच सकता था, 1 घंटा पहले वह इस बंजर जमीन में संघर्ष करने वाला एक आम नया आदमी था। अब वह एक ऐसा बदला लेने वाला बन गया था जिसके ज़मीर पर 5 जानें थीं। उसने लूटा हुआ सामान फैलाया, एक कछुए के खोल को कपड़े में लपेटा और दूसरे से पॉलिश किया। पुराना दिखने वाला खोल कपड़े के नीचे जेड की तरह चमक रहा था। जब हर कोर साफ हो गया तो उसने पहला टूटा हुआ खोल उठाया और सोचते ही गेम पैनल के फ्यूजन फीचर को चालू कर दिया। चलो इस टूटे हुए कोर से शुरू करते हैं। लॉग, प्लेयर के कब्जे में एक पूरा शेल्टर कोर मिला। एब्जॉर्ब करने की शर्तें पूरी हुईं। एब्जॉर्ब प्रॉम्प्ट पढ़कर सूमो ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना दिमाग फोकस किया और एक सोच के साथ कन्फर्म पर टैप किया। एक पल में उसके हाथ में कछुए का शेल जोर से वाइब्रेट करने लगा, या ज्यादा सही कहें तो शेल गूंजने लगा। गूंज, पूरा शेल्टर उछलने को तैयार लग रहा था, छोटे छोटे झटकों के साथ धड़क रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, शेल्टर के हिलने की फ्रीक्वेंसी कांपते हुए शेल के करीब आ गई। उसकी आंखों के सामने कछुए का शेल टूट गया और नीले लिक्विड की एक धार में पिघल गया जो सूमो के हाथ से फिसलकर पत्थर के फर्श पर आ गया। बूम, जमीन हिली, शेल्टर ऐसे लड़खड़ाया जैसे भूकंप में फंस गया हो। अगले ही पल सूमो हैरान होकर उस सीन को देखने लगी जो किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लग रहा था। लॉग, आपने डैमेज्ड शेल्टर कोर को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया है। लॉग, आपके शेल्टर का फ्लो एरिया बढ़ गया है। लॉग, अभी शेल्टर का एरिया 110 वर्ग मीटर। जो शेल्टर कभी जाना पहचाना लगता था, अब उसका वजन बढ़ गया है और वह अचानक 10 स्क्वायर मीटर बड़ा हो गया है। और नई जगह पर चीज़ों का एक बड़ा ढेर लगा था। वूफ वूफ वूफ। ओरियो, जो झपकी ले रहा था, अचानक नई जगह और अनजान खुशबू देखकर पागलों की तरह भौंकने लगा। सूमो जल्दी से वहां गया और जमीन पर पड़ी चीज़ों को देखा। कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा चीज़ें थीं। सबसे पहले खून से सने 3 कपड़े, चमकीले रंग के, यहाँ तक कि एक गुलाबी भालू प्रिंट वाली ब्रा भी। उनके पास 2 पत्थर के औजार रखे थे, एक कुल्हाड़ी और एक फावड़ा। अब अमीर हो चुके सूमो की तुलना में इस आदमी का सामान बहुत खराब था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें शेल्टर पर छापा मारने की हिम्मत कैसे हुई। जहर या जाल के डर से सूमो ने कुछ भी नहीं छुआ, सावधानी से अपने स्टोन स्पीयर से कपड़ों को हटाकर नीचे रखी लूट को दिखाया। कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा चीजें। बाजार से पहले दिन खरीदा गया बीफ जर्की कम से कम 300 ग्राम, प्योर मिल्क के 4 कार्टन, एक पूरी ब्रेड, 2 कॉर्न सॉसेज, 1 कप दही और पेप्सी की 1 बंद बोतल। साथ ही मिनरल वाटर की 2 आधी खाली बोतलें। जैकपॉट, जैकपॉट। हर चीज को अपने गेम पैनल से चेक करने के बाद कि वे सुरक्षित हैं, सूमो खुशी से झूम उठा। कोई हैरानी नहीं कि इन लोगों ने अपना शेल्टर बनाने के बजाय डकैती को चुना। ईमानदारी से की गई मेहनत मुनाफे के लिए बैटरी चुराने का मुकाबला नहीं कर सकती। सिर्फ इतने सामान से बाजार में कई लीटर पानी मिल सकता था और फिर भी कोई स्टॉक नहीं बचता। आजकल ज्यादातर बिकने वाला खाना पानी की कमी वाली ब्रेड या रेशेदार म्यूटेंट मीट था। कई दिनों तक बाजार में घूमने के बावजूद सूमो ने कभी ऐसे लग्जरी स्नैक्स नहीं खाए थे, और अब वे सचमुच उसकी गोद में आ गिरे थे। अगर एक डैमेज्ड कोर 10 स्क्वायर मीटर जोड़ता है तो चलो उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसने बाकी 3 डैमेज्ड कोर निकाले और हर एक को कंफर्म किया। शेल्टर फिर से हिल गया। लॉग, आपने डैमेज्ड शेल्टर कोर गुना 3 को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया है। लॉग, आपके शेल्टर का फ्लोर एरिया बढ़ गया है। लॉग, अभी शेल्टर का एरिया 140 वर्ग मीटर। लॉग, शेल्टर का लेवल अपग्रेड हो गया है। डिटेल्स के लिए अपना गेम पैनल देखें। भूकंप के बाद शेल्टर और 40 स्क्वायर मीटर बढ़ गया था। जो जगह कभी आरामदायक थी वह अब गुफा जैसी लग रही थी। लूट का सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। सूमो खुशी से लगभग बेहोश हो गया था। सबसे दूर एक भारी भरकम मशीन रखी थी जो पुराने जमाने के टीवी जितनी बड़ी थी।
सूमो ने उसे तुरंत पहचान लिया, वही चीज जिसका वह हर रात सपना देखता था। एक जनरेटर। खुद को मुश्किल से संभालते हुए सूमो ऐसे दौड़ा जैसे कोई आदमी अपने बिछड़े हुए प्यार का स्वागत कर रहा हो। पूरी बॉडी पर आसमानी नीला पेंट था। 3 मोटे काले लोहे के पाइप कोर से सटे हुए थे और धूल से बचाने के लिए एक साइड स्कर्ट थी। लेकिन जब वह इंजन को देखने के लिए झुका तो उसका दिल बैठ गया। यह एक वूशी सीमेंस डीजल जनरेटर था, शायद म्यूटेंट्स को मारने या किसी को लूटने के बाद लूटा गया था। समस्या, फ्यूल टैंक पर भाले का वार हुआ था। धातु का एक टुकड़ा निकल गया था जिससे टैंक का अंदर का हिस्सा दिख रहा था। उसके बगल में घुटनों के बल बैठकर सूमो ने जनरेटर थ्योरी के बारे में सोचा, जिसे उसने एक बार यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सरसरी नज़र से पढ़ा था। एक डीजल जनरेटर इस तरह काम करता है। फिल्टर की हुई हवा सिलेंडर में इंजेक्टर से हाई प्रेशर वाले एटोमाइज्ड डीजल के साथ मिलती है। ऊपर उठता हुआ पिस्टन मिक्सचर को कंप्रेस करता है, तापमान बढ़ता है और डीजल जल जाता है। जलने वाला मिक्सचर फटता है जिससे पिस्टन नीचे जाता है। यह पावर स्ट्रोक है। सिलेंडर एक क्रम में फायर करते हैं। पिस्टन का थ्रस्ट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क बन जाता है जिससे शाफ्ट घूमता है। उस क्रैंक से एक ब्रशलेस सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर जोड़ें और घूमता हुआ रोटर वोल्टेज पैदा करता है। करंट एक बंद सर्किट में बहता है। ये याद करके सूमो ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि जरूरी कंट्रोल सर्किट पर वार नहीं हुआ, अगर भला वहां लगता तो मशीन पूरी तरह खराब हो जाती। टूटे हुए फ्यूल टैंक को थोड़े से पॉइंट खर्च करके ठीक किया जा सकता है। उसने ध्यान लगाया और सिस्टम को डीजल यूनिट को स्कैन करने के लिए कहा। डीजल जनरेटर खराब। आउटपुट 300 किलोवाट्स, फुल लोड 300 किलोवाट आवर्स पर आवर। ईंधन की खपत 230 ग्राम्स पर किलोवाट आवर, फुल लोड पर 82 LH। विवरण: एक बिना इस्तेमाल किया हुआ वूशी सीमेंस डीजल जेनसेट। सर्किट ठीक है, फ्यूल टैंक खराब है। अपग्रेड 1, मुख्य पुर्जे बदलें, दक्षता बढ़ाएं, ईंधन की खपत कम करें, 680 सर्वाइवल पॉइंट्स। अपग्रेड 2, बायोमास कंबशन पर स्विच करें, 6500 सर्वाइवल पॉइंट्स। फ्लेवर टेक्स्ट: मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम मेरी दही वाली ड्रिंक हो। नहीं, मुझे तुम्हारा जनरेटर बनने दो। धत्तेरे की 1680। मुझे आधे महीने तक कंजूसी करनी पड़ेगी। उसने सिर हिलाया और पूरे ओवरहॉल के लिए पैसे बचाने का विचार छोड़ दिया। सूमो ने टुकड़ों में मरम्मत वाले मेन्यू पर स्विच किया। सिंगल फंक्शन फिक्स की कीमत कुल मिलाकर थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन सर्वाइवल पॉइंट्स कम होने के कारण वे स्मार्ट काम चलाओ उपाय थे। महंगा है, लेकिन अगर यह चलने लगा तो मेरे बेस का विकास रातों रात 2 गुना हो जाएगा। रोशनी चमकी। अपग्रेड के ऑप्शन फिर से व्यवस्थित हो गए। डीजल जनरेटर खराब। आउटपुट 300 किलोवाट्स, फुल लोड 300 किलोवाट आवर्स पर आवर। ईंधन की खपत 230 ग्राम्स पर किलोवाट आवर, फुल लोड पर 82 LH। मरम्मत: रिपेयर 130 बढ़ाना 50, एफिशिएंसी बढ़ाना 300, मटेरियल बदलना 420, ईंधन बदलना, बायोमास 4450। सिर्फ इसे ठीक करने के लिए 130। ठीक है, और सस्ता भी, लेकिन अभी सूमो के पास पॉइंट्स नहीं थे। आज की कमाई से 153 पॉइंट्स मिले थे। रेनकोट पर 20 और सेफ कॉरिडोर पर 65 खर्च करने के बाद सिर्फ 68 बचे थे। मरम्मत कल तक इंतजार करना होगा। अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए सूमो ने लूटे हुए सामान को छांटना और इस लड़ाई से हुई कमाई का हिसाब लगाना शुरू किया। हुआंग बियाओ के कोर से मिला सामान साफ तौर पर बाकी तीनों के कुल सामान से कहीं ज्यादा था। इसने लगभग नए बढ़ाए गए 10 स्क्वायर मीटर की जगह भर दी थी। एक नज़र में सूमो ने बिस्किट के 3 बड़े बैग देखे, कुल मिलाकर 5 या 6 किलोग्राम। वे सुपरमार्केट के खुले बिस्किट जैसे लग रहे थे। एक चखने के बाद सूमो ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उनका टेक्सचर पैकेट वाले ब्रांड से बिल्कुल भी खराब नहीं था। स्टोरेज स्पेस के रेफ्रिजरेशन की वजह से अंदर की चीज़ें श्रोडिंगर स्टेट में मौजूद थीं, जो तभी दिखती थी जब सूमो उन्हें देखता था। उसने बिस्किट के बैग एक साथ बांधे और उन्हें स्टोर कर दिया। इसके बाद सूमो ने कोने में रखे 2 बड़े बैरल देखे। पास जाकर वह मुस्कुराया। पक्का, चीज़ें सेट में थीं। जनरेटर के साथ हुआंग बियाओ को 200 लीटर डीजल के 2 ड्रम भी मिले थे। सोचा था कि मुझे खुद बायोडीजल बनाना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी किस्मत है। घर का बना बायोडीजल जनरेटर के अंदर के हिस्सों को खराब कर सकता है, लेकिन सिस्टम के साथ वह किसी भी नुकसान को ठीक करने के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च कर सकता था। फिर भी मुश्किल शुरुआती दौर के लिए डीजल होने का मतलब था कि वह बाद में और चीज़ों के लिए ट्रेड कर सकता था। 2 घंटे तक सामान छांटने और बाहर कचरा दफनाने के बाद सूमो ने चैट चैनल खोला और अपने सामान का हिसाब लिखने के लिए एक ग्रे हो चुके, बहुत पहले मर चुके अवतार को मैसेज किया। 1 जनरेटर, 200 लीटर डीजल, 6 किलो बिस्किट, 2 किलो ब्रेड, 5 लीटर सीलबंद शुद्ध पानी, 800 ग्राम बीफ जर्की, दूध के साथ कार्टन, 3 कॉर्न सॉसेज, 1 कप दही, 2 पेप्सी, 2 लेस चिप्स।
टेबल नमक का एक खुला पैकेट, जहरीला नहीं होने की पुष्टि, मिर्च के तेल का एक सीलबंद पैकेट, एक रिचार्जेबल टॉर्च पूरी चार्ज, एक बहुत भारी गदा, एक बिना पहने हुए स्नीकर्स की जोड़ी, साइज 43, 15 लकड़ी, 19 पौधों के रेशे, 30 पत्थर, 3 लोहा, एक तांबा और आसपास के इलाके का हाथ से बना नक्शा जरूरी। हाँफते हुए उसने इन्वेंट्री पूरी की। सिर्फ कुल गिनती पढ़कर ही उसे एक गहरा, संतोषजनक रोमांच महसूस हुआ। खुशी को दबाने वाला वह कभी नहीं था। उसने 2 कॉर्न सॉसेज निकाले, उन्हें फाड़ा और एक को जल्दी से खा लिया, जबकि दूसरा ओरियो को फेंक दिया, जो लार टपका रहा था और जोर से पूंछ हिला रहा था। दोस्त, किसी दिन तुम्हें भी अपना हिस्सा कमाना होगा। ओरियो, जिसका मुंह चिकनाई से चमक रहा था, खुशी से भौंकने लगा। अच्छा खाना, अच्छा मूड। सूमो ने शेल्टर को अपग्रेड करने का तरीका देखने के लिए गेम पैनल खोला। 4 टूटे हुए सेफ जोन कोर को सोखने से अपग्रेड सिस्टम चालू हो गया था। जो शेल्टर पहले लेवल लेस था, अब उसका रैंक दिख रहा था। पर्सनल शेल्टर लेवल लव.1। विवरण: एक असाधारण मजबूती वाला पत्थर का शेल्टर जो ठोस सुरक्षा और बेहतरीन नमी रोधी और इंसुलेशन देता है। जगह: 140 स्क्वायर मीटर्स, 2 मीटर छत। अखंडता: 100%। सुविधाएं: लोहे का चूल्हा, बिस्तर, बड़ा सब्जी लगाने वाला, घोस्ट वेल एक्सट्रैक्टर, डाइनिंग टेबल। वर्तमान अनुमति: अंदर का लेआउट बदलना, ऑटो जेनरेट पार्टीशन। दीवारें एक बार सोच समझकर चुनें। आखिरकार पार्टीशन मिल गए, अब हुई ना बात। सूमो की आंखें प्रॉम्प्ट देखकर चमक उठीं। शेल्टर अभी भी एक खुला हॉल था। अंदर कदम रखते ही सबसे पहले अंधेरे, छायादार कोने दिखते थे। दिन में तो ठीक था, लेकिन रात में इससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आधी रात का नाश्ता नहीं, कमर पतली नहीं, रात में दलिया नहीं, मजबूत बकरी नहीं। एक डाकू के हमले से ये लूट मिली थी। सूमो का मन कर रहा था कि वह लाइव जाकर और रेडर्स को लालच देकर उनसे और सप्लाई दान करवाए। लव.1 पर सिर्फ एक लेआउट की अनुमति है, ध्यान से प्लान करें। उसने पैनल के ऑप्शन देखे। एक ख्याल आया और एक विंडो खुल गई। अंदर शेल्टर का एक परफेक्ट 3D व्यू तैर रहा था। फर्श, पत्थर की दीवारें, हर एक्सेस मैप किया हुआ। फंक्शन का जल्दी से दौरा करने के बाद उसने उसे बंद कर दिया और चैट इंटरफेस खोला। आज रात की लड़ाई ने दूसरों के बारे में उसकी आखिरी हिचकिचाहट भी खत्म कर दी थी। बंजर जमीन में जितना ज्यादा आप गंदगी से ऊपर रहने की कोशिश करते हैं, वह आपको उतना ही ज्यादा अंदर खींच लेती है। खुद को अलग थलग कर लेना और अपने शेल्टर को एक अकेले द्वीप में बदलना सबसे बेवकूफ़ी भरा कदम था। ज्ञान का अपना क्रम होता है, शिल्पों के अपने विशेषज्ञ होते हैं। चाइना शेल्टर का दिन का आर्किटेक्चर और लेआउट बहुत शानदार था। साफ था कि कोई माहिर हाथ काम कर रहा था। इतने स्पेशलाइज्ड काम के लिए सूमो ने आउटसोर्स करने और अपने शेल्टर के हर स्क्वायर मीटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया। आखिरकार दोबारा बनाने का मौका मिलने पर सूमो अपने शेल्टर के मौजूदा लेआउट से बहुत असंतुष्ट था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। सबसे पहले था एंट्रेंस, सीढ़ियों की एक लंबी लाइन जो सीधे गेट तक जाती थी। आमतौर पर यह ठीक था, लेकिन एक बार गेट टूट जाने पर हमलावर सीधे अंदर आ सकते थे, जिससे बिना किसी सुरक्षा बफर के खूनी हाथ से हाथ की लड़ाई होती। उसे एक दूसरे, यहाँ तक कि तीसरे बैकअप जोन की ज़रूरत थी। अंदर बेस के ठीक बीच में एक 30 स्क्वायर मीटर का कल्चर टैंक था, जो जगह घेरने वाला और भविष्य के विस्तार में एक बड़ी बाधा था। रिमॉडलिंग के अलावा सूमो के पास एक दूसरा विचार था। आज रात की मुठभेड़ के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर आप ज़मीन के नीचे रहते हैं और कोई सतह को सील कर देता है, तो बाहर निकलना एक जोखिम भरा हमला होगा। 1 या 2 बार काम चल सकता है, लेकिन अगर आप बार बार अपनी किस्मत आजमाएंगे तो आखिरकार आप गिर जाएंगे। इसलिए सतह पर बफर जोन बनाना ज़रूरी था। वह शेल्टर को ज़मीन के नीचे नहीं रहने दे सकता था और शुरू से ही ज़मीन के लेवल पर सारा कंट्रोल नहीं छोड़ सकता था। ये तय होने के बाद सूमो ने प्राइवेट मैसेज फंक्शन खोला और दिन में हुआक्सिया शेल्टर से मिले कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करके पहला ऐतिहासिक कॉल किया। संपर्क करने वाली वही छोटी लड़की थी जिसने पहले शेल्टर के लिए बात की थी। शेन सूमो, नमस्ते, मैं हुआक्सिया से सूमो हूँ। मैं आपके शेल्टर के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? मैसेज अभी मुश्किल से ही गया था कि 3 जल्दबाजी वाली लाइनें पॉपअप हुईं और इससे पहले कि सूमो उन्हें पढ़ पाता, दूसरी तरफ से वीडियो कॉल शुरू हो गया। एक पल सोचने के बाद उसने स्वीकार कर लिया। वह पहले ही पूरी दुनिया को अपना चेहरा दिखा चुका था, अब छिपने का कोई मतलब नहीं था। कॉल कनेक्ट हो गया। स्क्रीन पर शेनके का चेहरा दिखाई दिया। नमस्ते सूमो, मैं 13वीं आर्मी के 79वें डिजास्टर रिस्पॉन्स बटालियन का पब्लिसिटी ऑफिसर हूँ। हम आपकी ट्रेड रिक्वेस्ट से सहमत हैं। आप किस चीज़ में डील करना चाहेंगे? फीड पर सूमो का चेहरा देखकर शेनके ने अपना शौक छिपाने की पूरी कोशिश की। उसकी नज़र में सबसे पहले एक बड़ा जनरेटर और उसके बगल में डीजल के 2 बड़े ड्रम दिखे।
इसके अलावा कोला, ब्रेड, बिस्किट और दूसरी चीज़ें उसकी नज़र के कोनों में भरी हुई थीं। उसने कल्चर टैंक का एक हिस्सा भी देखा। शेल्टर की खुशहाली ने सीधे शेन के पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड व्यू पर असर डाला, और उन सभी चीज़ों के बीच सूमो का हैंडसम चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे अंडरग्राउंड शेल्टर का लेआउट फिर से डिज़ाइन करे, आदर्श रूप से मुझे ब्लूप्रिंट का एक सेट दे। ये सुनकर शेन के ने जल्दी से सिर हिलाया। हमारे शेल्टर में एक समय के मशहूर हुआक्सिया डिज़ाइनर डॉक्टर शेन हैं, मेरे अंकल। क्या मैं उनसे आपके लिए यह बनवाने के लिए कह सकती हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग अंडरग्राउंड शेल्टर के स्ट्रक्चर को जानते हैं, इसलिए। डॉक्टर शेन का नाम सुनकर सूमो ने थोड़ा हैरान होकर सिर हिलाया और अपनी ज़रूरतें बताना शुरू कर दिया। शेन के ने तुरंत अपने अंकल शेन यटियन को आमने सामने बात करने के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद दोनों ने डिटेल्स तय कर लीं। ठीक है, हम आपकी ज़रूरतें समझते हैं। मैं परसों तक आपको ब्लूप्रिंट दे दूंगा। निश्चिंत रहें, मैं युद्धकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करूंगा और इसे पूरी तरह से गोपनीय रखूंगा। शेन यटियन पूरी तरह से प्रोफेशनल थे। ब्रीफिंग के बाद उन्होंने टेबल से अपना स्ट्रॉ छाता उठाया और चले गए, एक प्रैक्टिकल आदमी। सूमो ने इस डॉक्टर के बारे में बहुत पहले सुना था। देश के कई सुपर प्रोजेक्ट, जिसमें 840 मीटर का टावर भी शामिल था, उन्होंने ही डिज़ाइन किए थे। एक शेल्टर बनाना तो बच्चों का खेल था। शेन यटियन के जाने के बाद शेन के स्क्रीन के सेंटर में लौट आए। डॉक्टर शेन ने कीमत नहीं बताई। इस तरह के एक सेट की कीमत लगभग कितनी चीज़ें होंगी? शेन के को हिचकिचाते हुए देखकर सूमो सीधे मुद्दे पर आया। उसे भरोसा था कि वह बहुत ज़्यादा कीमत नहीं मांगेगी। जिस पल उसने लगभग कोई सवाल नहीं पूछा, सूमो को पता चल गया कि हुआक्सिया शेल्टर पूरी ईमानदारी से आया है। लेकिन शेन के ने जो अगली बात कही, उससे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मिस्टर सू, ब्लूप्रिंट में बहुत कम सप्लाई इस्तेमाल होती है। इसे हमारे पहले ट्रेड के लिए ईमानदारी की निशानी समझें। यहाँ हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जब भी आप हो सकें, आप हुआक्सिया के दूसरे बचे हुए लोगों की मदद कर सकें। इस बंजर ज़मीन पर भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और चलते रहना चाहिए। बेशक आज रात के गुंडे मिस्टर सू के लिए आपको अपना बचाव करने का पूरा हक है और हम इसका पूरा सपोर्ट करते हैं। शेन के की पक्की नज़र और उसके छोटे मिलिट्री जैसे व्यवहार को देखकर सूमो ने सिर हिलाया और उसकी शर्तों से साफ साफ सहमत हो गया। अगले ही पल शेन के, जो गंभीर भाव बनाए हुए थी, अब और नहीं रह सकी और उसके सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल उठी। गॉड सू, क्योंकि शेल्टर का ट्रांजैक्शन हो गया है, क्या मैं आपके साथ एक प्राइवेट डील कर सकता हूँ? उसके नाजुक और प्यारे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। कोई भी उसकी रिक्वेस्ट सुनने से मना नहीं करेगा। मुझे डिटेल्स बताओ, सूमो ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था और वह बेफिक्र था। मैं एक एल्सायोनिक वाटर के लिए ट्रेड करना चाहता हूँ। ट्रेड के लिए आइटम इलेक्ट्रिकल वायर और एक मैकेनिकल कंट्रोलर हैं जिनका इस्तेमाल कंट्रोल प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। ओह, और मैं कुछ जानकारी भी जोड़ सकता हूँ। हम शेन के की बातें सुनकर सूमो ने अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि उसके वीडियो कॉल ने उसके पीछे जनरेटर को दिखा दिया था। सूमो ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। कोई हैरानी नहीं कि शेन के ने ये ट्रेड प्रपोज किया। उसने उसकी डेवलपमेंटल ज़रूरतों को सही सही समझ लिया था। चिंता मत करो, मैं अपने अंकल से कहूँगा कि जब वे बाद में डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो वे सर्किट और बाकी सब चीज़ों की प्लानिंग में तुम्हारी मदद करें। शेन के ने सूमो के एक्सप्रेशन देखकर जल्दी से कहा। उसे डर था कि वह मना कर देगा। 1 लीटर सायोनिक वाटर दूसरे लोगों की नज़र में बहुत कीमती हो सकता है, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उनका शेल्टर हर दिन 7 लीटर ये कीमती चीज़ बना सकता है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री ने उन्हें ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ा फ़ायदा दिया। सूमो थोड़ा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं ट्रेड कर लूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक जानकारी की बात है, तुम खंडहरों के बारे में क्या जानते हो? एक पल सोचने के बाद सूमो को लियांगफेंग टाउन के बारे में सच में जानने की इच्छा हुई। उसके खंडहर बाकी सबसे अलग थे, उनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें थीं। जब तक वह हथियार इकट्ठा करता और एक कमरा साफ करता, उसे इतने इनाम मिलते कि वह सोच भी नहीं सकता था। सूमो को राज़ी होते देख शेन के ने अपने चेहरे से बाल हटाए, एक पल सोचा और फिर शांति से कहा, हमने इन खंडहरों को एक्सप्लोर करने के लिए लोगों को भी इकट्ठा किया है और हमारे पास बहुत सारी जानकारी है। लेकिन ये जानकारी ज़्यादा काम की नहीं है, देर सवेर सबको पता चल ही जाएगा। अभी जो जानकारी हमने इकट्ठा की है, उसके हिसाब से कुल 3 तरह के खंडहर हैं। पहला टाइप मिस्ट रूइंस है, जिसका जिक्र चैट चैनल पर सबने किया है। इन खंडहरों में प्लेयर्स हर तरह की अजीब जगहों पर जाते हैं, लेकिन हमने जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके हिसाब से ये खंडहर ज़्यादातर हमारी धरती की पुरानी सभ्यताओं की ओर ले जाते हैं। ठीक से एक्सप्लोर न होने की वजह से मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि यह कौन सी बहुत पुरानी सभ्यता है। दूसरी तरह के खंडहर हैं, खैर, नॉवेल में खजानों की तरह समझे।
हम धरती के लोग शायद पहली स्पीशीज नहीं है जिन्हें जिंदा रहने के लिए यहाँ निकाला गया है। हमसे पहले भी दूसरी स्पीशीज यहाँ रही हैं। तो अगर कुछ लोग कुदरती आफतों से बच नहीं पाए तो उनके ठिकाने पीछे छूट गए और वे पक्के खंडहर बन गए। तीसरे टाइप में हमें शक है दूसरी सभ्यताएं हमारी अभी की बंजर दुनिया में मिल रही हैं। ये कौन सी सभ्यता है और उनका मकसद क्या है, इसका अभी कोई पक्का नतीजा नहीं निकला है। हमारे पास काफ़ी सबूत और इकट्ठा की गई जानकारी नहीं है। हम बस टेक्नोलॉजी के ठीक होने और धीरे धीरे जांच करने का इंतज़ार कर सकते हैं। शेनके ने बहुत ध्यान से समझाया, अब तक खोजे गए तीनों तरह के खंडहरों के बारे में डिटेल में बताया। सूमो ने चुपचाप सारी जानकारी एक प्राइवेट मैसेज के जरिए खुद को रिकॉर्ड कर ली, फिर सिर हिलाया, जिससे पता चला कि लेन देन पूरा हो गया है। वाह, मैं तुम्हारे लिए तुरंत तार और कंट्रोलर लेने जाती हूँ, शेनके ने हैरानी से कहा, ऊपर नीचे कूदते हुए। अलविदा कहने के बाद उन्होंने वीडियो कॉल काट दिया। कुछ देर बाद शेनके का ट्रेड रिक्वेस्ट आया। सब कुछ कंफर्म करने के बाद सूमो ने 1100 मिलीलीटर सायोनिक वाटर अपलोड किया और एक मैसेज छोड़ा, आपकी जानकारी और आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए धन्यवाद। ये 100 मिलीलीटर मेरी तरफ से आपके लिए एक पर्सनल गिफ्ट है। जिंदा रहो सबके लिए। एक रोशनी चमकी और लेन देन पूरा हो गया। विशाल हुआशिया शेल्टर में एक मामूली से छोटे कमरे में शेनके ने अपनी बाहें उठाईं और जोश में आकर सारे तार ट्रेड आइटम्स में डाल दिए। हे, अब तुम यह नहीं कहोगे कि मैं सिर्फ एक लड़की हूं जो सिर्फ डेस्क का काम कर सकती है। एक भोली मासूम मुस्कान के साथ शेनके ने ट्रेड कंफर्म किया और सायोनिक वाटर ले लिया। लेकिन जब उसने ट्रेड की गई चीज़ की मात्रा और सूमो का मैसेज देखा तो अचानक उसके अंदर उदासी की एक लहर दौड़ गई। भावनाओं के कुछ आंसू अचानक उसकी आंखों से निकल गए, जिससे उसका चेहरा गीला हो गया, जो पहले से ही डिहाइड्रेशन के कारण पीला और काला पड़ गया था। यह महसूस करते हुए कि वह रो रही है, लड़की की पहली प्रतिक्रिया अपने आंसू पोंछना नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने सूखे फटे होठों से लालच से चाटना था। फिर वह होशियार लड़की रोना बंद कर दिया, एक छाता उठाया, कमरे से बाहर भागी और चिल्लाई, आज रात जिन्हें सर्दी जुकाम है, चिंता मत करो, हमने सायोनिक वाटर के लिए ट्रेड किया है। सोने से पहले सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। हवा की आवाज़, सायोनिक वाटर, छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवा भी सायोनिक वाटर के जादुई असर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कैंप में जो लोग देर रात तक मेहनत कर रहे थे उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आंखें कृतज्ञता और राहत से भरी थीं। वे चिल्लाए नहीं, उन्होंने खुशी नहीं मनाई, क्योंकि जिस पहले दिन वे शेल्टर में आए थे उन्हें जो नियम मिले थे वे थे, एनर्जी बचाओ, चिल्लाओ मत, रो मत। हमारे पास खाना और पानी काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें जिंदा रहना है और धरती पर वापस लौटना है। लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। मुझसे कोई बात नहीं करता, बस एक बेवकूफ़ कुत्ता। इंसान सच में सोशल जानवर होते हैं। सर्किट सेट करने के लिए तारों का बड़ा ढेर देखकर सूमो, जो बस आराम करना चाहता था, अपने छोटे से बिस्तर पर लेट गया। वह बेवकूफ़ कुत्ता ओरियो भी उसी समय दौड़कर आया, धड़ाम से बिस्तर पर कूदा और फिर एक और धड़ाम के साथ नीचे कूद गया। उसका काला सफ़ेद कुत्ते का चेहरा शरारत से भरा था। तुम कुत्ते, तुम्हें बेवकूफ़ कुत्ता कहा और तुम खुश नहीं हो। ये लो। बिस्तर से कूदकर एक इंसान और एक कुत्ता शेल्टर में एक दूसरे का पीछा करने लगे। सूमो की जोरदार हंसी पूरे शेल्टर में गूंज रही थी। थोड़ी देर पीछा करने के बाद ये देखकर कि ओरियो अभी भी तेजी से आगे दौड़ रहा है, हाँफते हुए सूमो के पास स्टूल पर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। ओरियो अभी भी दूर खेल रहा था और ये देखकर कि सूमो पीछा नहीं कर रहा है, उसने हाँफते हुए हंसने जैसी आवाज़ निकाली, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मम्मी पापा और छोटी बहन के लिए, मैं जिंदा रहूंगा। सूमो ने पक्के इरादे वाली आंखों से कहा। हालांकि जब उसने ओरियो को देखा तो सूमो की आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने मिला हुआ नक्शा टेबल पर फैलाया। सूमो ने ध्यान से खंडहरों की जगह पहचानी। शेनके की बात के हिसाब से लगता है नक्शे पर यह निशान वाली जगह वही होनी चाहिए जहां हुआंग बियाओ और उसके ग्रुप को खंडहर मिले थे। हुआंग बियाओ और उसके ग्रुप का शुरुआती पॉइंट खंडहरों से लगभग 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए था। अगर ये 3 दांतों वाली कंघी मेरा बेस है तो खंडहर मेरे पश्चिम में होने चाहिए। 3.5 किलोमीटर दूर नक्शे पर निशान सबसे पुराने चित्रलिपि तरीके से बनाए गए थे। ये भी किस्मत की बात थी कि उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कागज़ मिल गया और रिकॉर्ड काफ़ी साफ था, नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे अजीब नक्शे को समझ नहीं पाते। इस पर जो एक्स के निशान हैं वे शायद वही ठिकाने हैं जिन पर उन्होंने हमला किया था। हिश, कितने बेरहम जानवरों का झुंड है। उन्हें गिनते हुए सूमो ये देखकर हैरान रह गया कि इन 5 लोगों ने जहां भी गए वहां लूटपाट की थी। मैप पर लाल क्रॉस ने एक सीधी लाइन बना ली थी, कुल मिलाकर 16 थे। शायद उन्हें नहीं पता था कि किसी के मरने के बाद सेफ हाउस को तोड़ने से सेफ हाउस स्कोर मिलता है, लेकिन अगर उन्हें पता भी होता तो भी यह बेकार होता।
सिर्फ एक बना हुआ सेफ हाउस ही इन कोर को सोख सकता है। जब मेरे पास अच्छा सामान होगा तो शायद मैं पश्चिम की ओर जाकर देखूं कि क्या ये कोर अभी भी वहां है। एसिड बारिश के दिन और रात के दौरान सूमो के पास सोचने के लिए बहुत समय था। बिना किसी पढ़ाई लिखाई के फायदे के एक आम इंसान के तौर पर इस कयामत में सब कुछ सिर्फ पक्के इरादे पर निर्भर था। उसे न सिर्फ एक्टिव होकर जानकारी ढूंढनी थी बल्कि खुद को मजबूत करने के लिए भी पहल करनी थी। मैप पर खजाने का नक्शा देखते हुए सूमो ने अपने होंठ सिकोड़े, खड़ा हुआ और पश्चिम की ओर देखा। 2 दिन और फिर मैं देखूंगा कि तुम किस तरह के भगवान हो। आज बंजर जमीन पर आए हुए छठा दिन है, खासतौर पर कयामत के कैलेंडर के हिसाब से 6 जनवरी। अभी शेल्टर के सदस्य सूमो ओरियो, आपदा अभी खत्म नहीं हुई है, क्या आराम से सोने की उम्मीद करना ज्यादा है? कि आखिरकार अब मुझे 7 बजे की बस के लिए भागना नहीं पड़ेगा। ओरियो सो रहा है, उसके मुंह पर टपकती लार को देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि वह खाने के बारे में क्या अच्छे सपने देख रहा होगा। कितना बेवकूफ कुत्ता है। शेल्टर का सामान पहले से ही बहुत ज्यादा है और बिजली भी जल्द ही आ जाएगी। मैं जरूर टिका रहूंगा। सूमो, तुम कर सकते हो। अपने प्राइवेट मैसेज खोलने और अपने छठे दिन की अकेलेपन वाले बुजुर्ग की डायरी रिकॉर्ड करने के बाद सूमो ने गेम पैनल बंद कर दिया। भले ही उसने कल रात 5 लोगों को मारा था, फिर भी वह लगभग 8 बजे तक चैन से सोया। अपने नर्म और गर्म छोटे बिस्तर पर लेटा हुआ, बाहर बारिश की हल्की, अब धीमी आवाज सुनते हुए सूमो चुपचाप आपदा के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। शेल्टर के बाहर ये डरावनी एसिड बारिश जो 36 घंटे तक चली थी, खत्म होने वाली थी। जैसे ही 8 बजे सिस्टम का सेटलमेंट प्रॉम्प्ट सही समय पर बज उठा। कयामत का कैलेंडर 6 जनवरी। एक अनजान आपदा आई है, लेकिन आप अपने शेल्टर में बहुत सुरक्षित हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 5। आपने आपदा प्रतिरोधी उपकरणों का एक सेट अपग्रेड किया। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 2। अपनी पेट्रोलिंग के दौरान आपने कुछ बुरे लोगों के एक ग्रुप को देखा। आपकी देखने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 5। आपने शेल्टर के लिए दूसरा एक्सेस पैसेज खोला। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 2 0। आपने 5 डाकुओं को मारा, अपनी सुरक्षा और अपने शेल्टर के मालिकाना हक की रक्षा की। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 3 5। आप पहली बार 1 अरब से ज्यादा लोगों के सामने आए, जिससे सूमो नाम उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 200। आपने बहुत सारा सामान जब्त किया, जिससे आपका शेल्टर अच्छी तरह से स्टॉक हो गया। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1 0। आपने एक इंसान के तौर पर अपनी इंसानियत बनाए रखी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कोई पागल जानवर नहीं हैं। आपके पास ऐसे लोग हैं जिनकी आप परवाह करते हैं, जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, और आप जिंदा रहना चाहते हैं और पृथ्वी पर वापस लौटना चाहते हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 2 5। होस्ट के बचने के माहौल को स्कैन किया जा रहा है। सर्वाइवल पॉइंट्स का मूल्यांकन किया जा रहा है। आज का फायदा 53 सर्वाइवल पॉइंट्स। फाइनल सेटलमेंट सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 3 6 5। बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 433। वाह, इतने सारे, मैं अचानक अमीर हो गया। सेटल हुए पॉइंट्स देखकर सूमो उछल पड़ा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर दिन टूथपेस्ट निचोड़ने जैसा था, बस 100 से थोड़े ज्यादा पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अचानक 400 पॉइंट्स का फायदा हुआ तो सूमो को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। 1 अरब लोगों के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट और सिर्फ मेरा नाम याद रखने से मुझे 200 पॉइंट्स मिल गए। क्या सिस्टम मुझे और ज्यादा दिखावा करने के लिए बढ़ावा दे रहा है? सबसे ज्यादा कमाई वाली चीज देखकर सूमो को हंसी और आंसू दोनों आ रहे थे। क्या यह अच्छा है? ये बहुत अच्छा है। लोगों के साथ जानलेवा लड़ाइयों की तुलना में सिर्फ एक लाइव ब्रॉडकास्ट से इतना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। ये तो बहुत ही फायदेमंद है। वाह, क्योंकि मेरे पास सर्वाइवल पॉइंट्स हैं, तो मैं आज जनरेटर को अपग्रेड करूंगा। उसने कपड़े पहने और खड़ा हो गया। आज का हिस्सा सायोनिक पानी की टंकी में डालने और एक लकड़ी का कप भरने के बाद सूमो ने अपना मुंह धोना शुरू किया। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। माउथ वॉश का पानी सब्जी उगाने की जगह के किनारे पर थूककर और फिर 1.5 लीटर सायोनिक पानी निकालकर सब्जियों के खेत में पानी देने के बाद आज का देखभाल का काम पूरा हो गया। एक पवित्र भावना के साथ सूमो जल्दी से अंदर की तरफ गया जहां जनरेटर रखा था। जनरेटर के नीचे टूटे हुए फ्यूल टैंक को देखा और अपना ध्यान केंद्रित किया। डीजल जनरेटर खराब। दक्षता 300 किलो, फुल लोड 300 किलोवाट आवर्स पर आवर। ईंधन की खपत 230 ग्राम प्रति किलोवाट घंटा, फुल लोड 82 LH। अपग्रेड मरम्मत 130, क्षमता बढ़ाना 50, रूपांतरण दक्षता बढ़ाना 300, सामग्री बदलना 420, बिजली स्रोत बदलना, बायोमास 4450। मैं मरम्मत चुनता हूँ। प्यार एक हरी बत्ती है। जैसे ही शब्द खत्म हुए उसके शरीर से एक हरी रोशनी फैली, जिसमें सूमो का जनरेटर के लिए गहरा प्यार था। इंजन कवर को सहलाते हुए सूमो की आंखों में प्यार भरा था। ऐसी जंगली मशीन से कौन सा आदमी प्यार नहीं करेगा।
धीरे धीरे जनरेटर का फ्यूल टैंक, जिसमें पहले एक खुला गैप था, हरी रोशनी के असर से थोड़ा डिफॉर्म होने लगा। फ्यूल टैंक के पास हवा में छोटे छोटे सिल्वर सफ़ेद डॉट्स दिखाई दिए और हरी रोशनी के कंट्रोल में वे फ्यूल टैंक के खराब हिस्से पर चिपक गए। मुट्ठी भर का गैप तेजी से बंद हो गया, जब तक कि 3 से 5 सेकंड के बाद हरी रोशनी गायब नहीं हो गई। जनरेटर का फ्यूल टैंक रिपेयर हो गया था, बिल्कुल नया लग रहा था। डीजल जनरेटर नॉर्मल एफिशिएंसी 300 किलो, फुल लोड 300 किलोवाट आवर्स पर आवर। फ्यूल की खपत 230 ग्राम प्रति किलोवाट घंटा, फुल लोड 82 LH। सूमो ध्यान से जनरेटर के ऊपर झुका, हर छोटी टिप और आसान स्टार्ट करने का तरीका याद कर लिया। फुल लोड पर जनरेटर की फ्यूल की खपत बहुत ज़्यादा थी। ये फुल लोड पर 3 घंटे से भी कम समय में मौजूदा डीजल रिजर्व को खत्म कर सकता था। शुरू में सूमो को चिंता थी कि एक बार चालू होने के बाद वह आउटपुट पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसे चलाना सीखने के बाद उसने पाया कि इस डीजल जनरेटर में न सिर्फ क्लच था, बल्कि और भी अजीब बात यह थी कि इसमें एक एक्सीलरेटर भी था। एक पूरा कंट्रोल सिस्टम जनरेटर के प्रोग्राम में पूरी तरह से लिखा हुआ था। जब तक पावर आउटपुट मैन्युअल रूप से सेट किया जाता था, आउटपुट की इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता था, जो बहुत सुविधाजनक था। कुछ समय सीखने और चलाने के बाद सूमो ने फ्यूल टैंक खोला और उसमें डीजल डालना शुरू किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। फ्यूल टैंक के ऊपर ऑपरेटिंग पैनल को जलते हुए देखकर, जो स्टेबल पावर आउटपुट दिखा रहा था, सूमो ने जल्दी से मशीन बंद कर दी और थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहा, अब अगर कोई हथियार या डिवाइस हैं जिन्हें बिजली की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें बेझिझक अपग्रेड कर सकता हूं। सिर्फ इलेक्ट्रिक भाले ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर भी। एक बार शेल्टर के अंदरूनी हिस्से का डिज़ाइन ब्लूप्रिंट मिल जाने और बैटरी का एक सेट मिल जाने के बाद बिजली को अलग अलग कमरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। उस समय एक बार लाइट बल्ब मिल जाने पर रात में मशालों को रिटायर घोषित किया जा सकता था। स्टूल पर वापस बैठकर सूमो का दिल काफ़ी देर तक शांत नहीं हो पाया। आधुनिक इंसानों के लिए बिजली पहले से ही जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा थी। बिजली के उपकरणों के बिना भी जब तक जनरेटर था, भविष्य का लक्ष्य बहुत साफ था। बिजली के उपकरण ढूंढो, बिजली पर आधारित एक सुपर शेल्टर बनाओ। उमड़ती भावनाओं के साथ सूमो ने अपने उत्साह को दबाया, कुछ बिस्किट निकाले, ओरियो का हिस्सा तोड़ा और उसे पानी में भिगो दिया। जैसे ही टूटे हुए बिस्किट की खुशबू सायोनिक पानी के प्राकृतिक स्वाद के साथ मिली, ओरियो, जो अभी भी दरवाजे पर भौंक रहा था, तुरंत आकर्षित हुआ और ज़मीन पर लेटकर पागलपन की तरह अपने खाने के कटोरे को चाटने लगा। ओरियो को इतने मज़े से खाते देखकर सूमो को भी अच्छी भूख लगी। उसने एक बिस्किट निकाला, एक कप सायोनिक पानी डाला और अपना नाश्ता खत्म किया। बाहर बारिश बंद नहीं हुई थी, इसलिए सूमो ने अपनी रोज़ाना की कसरत शुरू करने और ओरियो को ट्रेनिंग में सहयोग सिखाने का फैसला किया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय दोपहर के करीब आया, आसमान में काले बादल तेजी से छंटने लगे। आसमान और ज़मीन के बीच सुनहरी धूप की एक किरण दिखाई दी, जिसने हर अंधेरे कोने को रोशन कर दिया। जैसे ही समय आया, सिस्टम पैनल अचानक काम करने लगा, पूरे मैप पर मैसेज ब्रॉडकास्ट करने लगा। रिकॉर्ड, पहली आपदा खत्म हो गई है। इस आपदा के अंत तक कुल मौतें 145, 547, 893 लोग। रिकॉर्ड, शुरुआती आपदा खत्म हो गई है। पैनल की घोषणाएं आधिकारिक तौर पर बंद कर दी जाएंगी। कृपया भविष्य में पैनल फंक्शन प्रॉम्प्ट देखें। रिकॉर्ड, शुरुआती अवधि खत्म हो गई है। पहला वर्जन अपडेट अपने आप शुरू हो गया है। रिकॉर्ड, अपडेट पूरा हुआ। रिकॉर्ड, पहले आपदा अंक रिकॉर्ड किए गए। शेल्टर आपदा प्रतिरोध रैंकिंग और प्रदर्शन के अनुसार वितरित किए गए। रिकॉर्ड, ट्रेडिंग सिस्टम अपडेट, हर बार जब कोई ट्रेड रिक्वेस्ट की जाती है, तो आइटम के वजन और विशेषताओं के आधार पर हैंडलिंग शुल्क के रूप में कुछ मात्रा में आपदा अंक देने होंगे। रिकॉर्ड, सीक्रेट रियल्म ट्रेडिंग शुरू, हर आपदा से एक दिन पहले सीक्रेट रियल्म अपने आप खुल जाएगा। एक ही क्षेत्रीय चैनल के सदस्य संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए सीक्रेट रियल्म में प्रवेश कर सकते हैं। ट्रेडिंग सीक्रेट रियल्म में बल का उपयोग वर्जित है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। रिकॉर्ड, इन्वेंट्री फंक्शन मोड अपडेट किया गया। 100 आपदा अंकों के पहले भुगतान से 1 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस मिल सकता है। बाद में अंकों की ज़रूरत हर बार दोगुनी हो जाएगी। रिकॉर्ड, प्राइवेट मैसेज फंक्शन अपडेट किया गया। पहली बार दोस्त बनाने के लिए दोनों पार्टियों को 1 पॉइंट देना होगा। सफल होने के बाद मुफ्त बातचीत की जा सकती है। रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अपडेट किया गया। ये आइटम हटा दिए गए हैं। टॉर्च, लकड़ी का दरवाज़ा, लकड़ी का बक्सा, पुआल का रेनकोट। मैन्युफैक्चरिंग आइटम के लिए अब डिजास्टर पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, जो आइटम बनाने की मुश्किल के हिसाब से कम ज़्यादा होंगे। रिकॉर्ड, मौत और चोट की दर अनुमानित लाइन से ज़्यादा पाई गई। डिजास्टर चेतावनी का समय अपने आप एडजस्ट किया जा रहा है, 15 दिन। रिकॉर्ड, मौत और चोट की दर अनुमानित लाइन से ज़्यादा पाई गई। आबादी की डिलीवरी शुरू हो रही है, 51, 17।
डिप्लॉयमेंट दूसरे डिजास्टर के खत्म होने तक पूरा हो जाएगा। रिकॉर्ड, बड़े क्षेत्रीय चैनल फिर से इंटीग्रेट किए जाएंगे। हर डिजास्टर के बाद जिन चैनलों में 1000 से कम लोग होंगे वे अपने आप मर्ज हो जाएंगे। सभी प्रॉम्प्ट लगातार 3 बार बजने के बाद गेम पैनल आधिकारिक तौर पर खुल गया। वूश, एक ही पल में सभी जिंदा इंसान चैट चैनलों में भर गए, जिससे पूरी दुनिया और क्षेत्रीय चैनल तुरंत ओवरलोड हो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सभी चीज़ों पर पाबंदी लगाना समझ सकता हूँ, लेकिन क्राफ्टिंग फंक्शन के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? अब लकड़ी का भाला बनाने में भी एक डिजास्टर पॉइंट लगता है और मेरे पास कुल 13 पॉइंट ही हैं। इंसानों का सर्वनाश आ गया है और यह घटिया गेम साफ तौर पर कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। वे बस हमें मारने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। गेम के नियमों की जय हो। ये दुनिया लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। हुर्रे! ट्रेडिंग के लिए अब पॉइंट्स चाहिए। 4 किलोग्राम की चीज़ के लिए हैंडलिंग फीस के तौर पर 3 पॉइंट्स लगते हैं। तुम सीधे हमसे लूट क्यों नहीं लेते? भारी इनाम, मेरी माँ को XX जगह पर छोड़ दिया गया है। क्या आसपास कोई भाई हैं? प्लीज़ उनकी देखभाल करने में मेरी मदद करें। उनके पास पॉइंट्स नहीं हैं और हम प्राइवेट मैसेज नहीं कर सकते। ये खत्म हो गया, कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है। मेरा मांस कुछ दिनों में सड़ जाएगा। एक साथ मिलकर काम करने के लिए अच्छे दिल वाले लोगों की तलाश है। मेरी लोकेशन लगभग XX है। अगर आप आसपास हैं और दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे सीधे प्राइवेट मैसेज करें। अपने शेल्टर में बैठे हुए जो उसकी इन्वेंट्री से निकली चीज़ों से भरा हुआ था, सूमो का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह एक एक करके शेल्टर अपग्रेड की घोषणाएं पढ़ रहा था। पढ़ने के लिए गूगल सर्च। इस बदलाव ने निस्संदेह कुछ हद तक गेम जैसी सर्वाइवल दुनिया को असलियत के बहुत करीब ला दिया। क्राफ्टिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। टॉर्च, जो एक लकड़ी और 2 पौधों के रेशों से 12 घंटे तक जलती थी, अब नहीं रही। अन्य इसी तरह के क्राफ्टिंग ऑप्शन जो सिर्फ मटेरियल देकर बग वाली चीज़ें बनाने की इजाज़त देते थे, उन सभी को हटा दिया गया, जिससे सिर्फ ज़रूरी औजार और हथियार बचे जिन्हें बनाने के लिए अब पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग के लिए पॉइंट्स चाहिए, इन्वेंट्री के लिए पॉइंट्स चाहिए, क्राफ्टिंग के लिए पॉइंट्स चाहिए, प्राइवेट मैसेज के लिए पॉइंट्स चाहिए, हर चीज़ के लिए पॉइंट्स चाहिए। सभी अपडेट घोषणाओं में डिजास्टर पॉइंट्स शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया था। सभी को लगा था कि कंगाल और लाचार होने के दिन बहुत पहले चले गए थे, लेकिन वे इतने अजीब तरीके से वापस आ गए। सिस्टम इंटरफेस खोलते हुए सूमो ने अपने पॉइंट्स को नीचे दाएं कोने में एक बहुत ही खास जगह पर देखा। 632 पॉइंट्स। अच्छा हुआ कि मैंने पहले अपना शेल्टर अपग्रेड किया और रैंकिंग हासिल की। पहले स्थान पर पूरे 400 पॉइंट्स मिलते हैं, ये बहुत अच्छी डील है। सभी आइटम की कीमतों का सर्वे करने के बाद सूमो का दिल, जो हवा में लटका हुआ था, आखिरकार शांत हो गया। क्योंकि वह बाकी सबसे एक कदम आगे था और वह अकेला था, इसलिए उसे सारे डिजास्टर पॉइंट्स मिले, जिससे वह दूसरों को अविश्वसनीय रूप से अमीर लगा। किसी भी और बड़े बदलाव से पहले सूमो अभी भी क्राफ्टिंग और ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता था। बाकी सभी के लिए नौसिखिया पीरियड खत्म होने से कई लोग जो अभी भी अपने शेल्टर में छिपे हुए थे, उन्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। अब शेल्टर से बाहर निकलकर जंगल को एक्सप्लोर करने का समय था। सूमो के लिए सबसे घातक बदलाव स्टोरेज स्पेस में भारी कटौती थी। पहले स्टोरेज स्पेस में क्यूबिक स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। आइटम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे इन्वेंटरी में रखने पर एक यूनिट गिना जाता था। उदाहरण के लिए, उसके पास अभी जो पत्थर और लोहे के रिसोर्स थे, वे सभी एक ही इन्वेंटरी स्लॉट में जमा किए जा सकते थे, जो बहुत सुविधाजनक था। अब बदलाव के बाद आइटम स्टोर करना पहले की तरह मनमाना नहीं रहा, जिसमें एक साथ दर्जनों यूनिट रिसोर्स डाल दिए जाते थे। इन्वेंटरी में स्पेस आइकन पर क्लिक करने के बाद सूमो के मन में ये विचार आए। स्टोरेज स्पेस एक्टिवेट करने के लिए 100 डिजास्टर पॉइंट्स दें। जैसे किसी खास डंजन गेम में इन्वेंटरी एक्सपेंशन स्क्रॉल खरीदना। चुपचाप सूमो की नज़र स्पेस में घुस गई और वह एक छोटे से स्पेस में पहुंच गया जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 1 मीटर था। रिकॉर्ड, आपके डिजास्टर पॉइंट्स -100, आपका मौजूदा स्टोरेज स्पेस वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर। स्टोरेज स्पेस एक्टिवेट करने के बाद इस्तेमाल का खास तरीका वैसा ही रहा। जब तक उसका मन 1 सेकंड के लिए किसी आइटम पर फोकस करता, वह बिना क्लेम किए गए आइटम को उसमें सोख सकता था। सोखे गए आइटम भी सूमो के हाथ में या जहां उन्हें रखना था, वहां से 50 सेंटीमीटर के दायरे में 1 सेकंड के अंदर फिर से दिखाई दे सकते थे। ट्रेडिंग चैनल पर स्विच करके और इसे आजमाकर सूमो ने अपना पानी बेचने का बिजनेस जारी रखने का विचार छोड़ दिया। मौजूदा ट्रेडिंग सिस्टम वजन के हिसाब से चार्ज करता है। पहले 3 किलोग्राम आइटम की शुरुआती कीमत 2 पॉइंट्स है और उसके बाद हर 1 किलोग्राम के लिए 1 पॉइंट लगता है। इसका मतलब था कि बड़े पैमाने पर रिसोर्स जमा करने के लिए ट्रेडिंग सिस्टम पर निर्भर रहना अब एक कोरी कल्पना बन गया था। गेम पैनल का आखिरी मकसद हर रीजनल चैनल के बीच बातचीत और लेन देन को आसान बनाना था। रिसोर्स का ट्रेड करने की इजाज़त थी, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग सीक्रेट दायरे के अंदर।
सच में यह कोई आसान सर्वाइवल गेम नहीं है। किस्मत से मेरी बहन 16 साल की है और मेरे माता पिता 54 साल के हैं, इसलिए मुझे अभी उनके इस आपदा में फंसने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वरना अभी की एक्सप्लोरेशन प्रोग्रेस के हिसाब से मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। कुछ देर तक दुनिया और रीजनल चैट चैनलों को देखने के बाद सूमो को फिर से बेचैनी महसूस हुई। गेम पैनल के ऊपर दाहिने कोने में जहां आपदा दिखाई दे रही थी, एक नंबर 15 और एक बर्फ का आइकन फिर से दिखाई दिया। जब सूमो ने दिनों की संख्या पर ध्यान दिया तो एक प्रॉम्प्ट पॉपअप हुआ। अगली आपदा घटना के लिए उल्टी गिनती 15 दिन। आपदा घटना बर्फीला तूफान -20 डिग्री सेल्सियस 72 घंटे तक चलेगा। धत्तेरे की -20 डिग्री, क्या ये गेम पागल हो गया है? पैनल पर काले और सफ़ेद टेक्स्ट सूमो के गुस्से की वजह से ज़रा भी नहीं बदलने वाले थे। अभी एसिड रेन हुई थी, अब अचानक बर्फीला तूफान। आम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? सूमो ने अपने दिल के गुस्से को दबाया, उसका चेहरा लाल हो गया था। अगर पहली एसिड रेन आपदा एक ऐसी तबाही थी जिससे अंडरग्राउंड शेल्टर के लिए निपटना मुश्किल था, तो ये बर्फीला तूफान ज़मीन के ऊपर के शेल्टर के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। एक बार जब तापमान गिरेगा और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो बाहर की खोजबीन, खाना इकट्ठा करना और सबसे ज़रूरी बात हीटिंग की ज़रूरतें, ये सभी ज़मीन के ऊपर के शेल्टर के लिए बड़ी समस्याएं होंगी। 72 घंटे। सूमो ने अपने दांत पीसे जिससे कटकने की आवाज़ आई। उसका मौजूदा अंडरग्राउंड शेल्टर पूरे 140 वर्ग मीटर का था, जिसका मतलब है कि उसका तापमान निश्चित रूप से दूसरे अंडरग्राउंड शेल्टर की तुलना में बहुत कम होगा। अगर वह आधे महीने के अंदर सही हीटिंग की सुविधाएं नहीं ढूंढ पाता तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। ये सोचकर सूमो ने चिढ़कर गेम पैनल बंद कर दिया और 15 दिनों में आपदा के लिए तैयारी कैसे करें इस पर सोचने लगा। सर्वाइवल गेम में आपदाएं बहुत ज़्यादा होती थीं। अगर हर महीने एक आपदा आती तो सूमो को भरोसा था कि वह सर्वाइवल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक साल के अंदर पूरी तरह से बिजली के युग में वापस आ जाएगा। हालांकि सिर्फ 15 दिनों में आई दूसरी आपदा ने उसके डेवलपमेंट प्लान को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। मैं कल सामान ढूंढने जाऊंगा, नहीं आज ही। मुझे जितनी जल्दी हो सके हीटिंग की सुविधाएं ढूंढनी होंगी। आपदा सामने देखकर सूमो ने अब बारिश रुकने का इंतजार करने का ख्याल छोड़ दिया था। अपने स्टोरेज स्पेस को 2 क्यूबिक मीटर तक अपग्रेड करने के लिए और 200 पॉइंट्स खर्च करने के बाद सूमो ने ज़मीन पर बिखरी हुई चीज़ों को हटाना शुरू किया। सबसे पहले उसने सभी पत्थर और लोहे के रिसोर्स को शेल्टर के सबसे अंदरूनी कोने में रख दिया। फिर 8 यूनिट लकड़ी का इस्तेमाल करके लकड़ी के तख्ते बनाए। उसने एक बदसूरत दिखने वाला स्टोरेज कैबिनेट बनाया और अपने सभी खाने के रिसोर्स उसमें रख दिए। अब ज़मीन पर सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची थीं। अरे क्या ये वही पूरा शेल्टर कोर नहीं है? ज़मीन पर चमकते हुए कछुए के खोल को उठाते हुए सूमो ने अपना माथा रगड़ा। वह हर दिन बहुत व्यस्त था और पिछली रात इस कोर को मर्ज करने का समय भी नहीं मिला था क्योंकि उसका ध्यान जनरेटर पर था। अब ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल सही समय था। उसका मौजूदा शेल्टर पहले से ही काफ़ी बड़ा था और उसका सामान भी उसे भर नहीं पा रहा था। अगर वह इसे और बढ़ाता तो शेल्टर के अंदर का तापमान निश्चित रूप से और गिर जाता। उस समय वह मुश्किल स्थिति में होता, अपनी परेशानियां किसी को बता भी नहीं पाता। कछुए के खोल को सावधानी से अपने स्टोरेज स्पेस में रखने के बाद और फिर सभी छोटी मोटी चीज़ों को एक कोने में रखने के बाद सूमो ने आज खंडहरों को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी चीज़ों को तैयार करना शुरू किया। आपदा करीब आ रही थी, इसलिए बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करना ज़रूरी था। उस विशाल बंजर ज़मीन में सूमो न सिर्फ अनजान अंडरग्राउंड खंडहरों के बारे में बल्कि आसपास के पहाड़ों, नदियों और ज़मीन के बारे में भी पूरी तरह अनजान था। एक बोतल मिनरल वाटर, एक बोतल सायोनिक वाटर, सभी 50 क्रॉसबो बोल्ट, चिनक्वापिन लकड़ी का भाला और ब्लजन। हाँ, वह भी ले लो। कुछ सामान भी ले लो, कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए। सूमो ने एक एक करके सामान अपने बैग में पैक किया। बाहर जाकर खोज करना बच्चों का खेल नहीं था। पूरी तरह से तैयार और सही कपड़े पहनना ज़रूरी था, जो क़यामत के लिए सबसे अच्छा सम्मान था। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद सूमो ने शेल्टर का दरवाज़ा खोला। ठीक दोपहर का समय था। एक जलता हुआ सूरज किसी देवता की तरह आसमान में उतरा और शानदार दिव्य शक्ति बिखेर रहा था। हालांकि बहुत कम समय बीता था और ज़मीन पर बारिश का पानी सूखा नहीं था, जिससे हर जगह गड्ढे बन गए थे। मुझे हैरानी है कि क्या इस माहौल में कोई म्यूटेटेड जानवर जिंदा बचा होगा। सूमो का चेहरा बदल गया। उसे उस काले कुत्ते की याद आई जिससे वह पहले लियानफेंग टाउन के खंडहरों में मिला था। अगर बंजर ज़मीन में म्यूटेटेड जीव सच में वैसे हो गए तो यह इंसानियत के लिए आने वाली भयानक ठंड की आपदा से कम विनाशकारी नहीं होगा। या तो म्यूटेटेड जानवर इंसानों की तरह बारिश के पानी को छूने से मर जाएंगे, या सूमो को उम्मीद थी कि यह पहला वाला ही हो। उसने आसपास देखा, पक्का किया कि कोई गड़बड़ नहीं है, फिर शेल्टर के अंदर वापस आया, पौधों के रेशे निकाले और ओरियो के लिए रेनकोट बनाना शुरू किया।
जमीन पर बहुत सारा पानी जमा था और सिर्फ स्किन का संपर्क भी जानलेवा हो सकता था। बाहर खोज के लिए उसे ओरियो की जासूसी और शुरुआती चेतावनी की क्षमताओं पर निर्भर रहना था। ज्यादा समय नहीं लगा, उसे अलमारी में रखने और उसे कॉपी करने के लिए 10 सर्वाइवल पॉइंट खर्च करने के बाद एक बिल्कुल नया कुत्ते का रेनकोट बन गया। ओरियो, जो 2 दिनों से शेल्टर में बंद था, बाहर नहीं जा पा रहा था, अपने नए कपड़े देखकर खुशी से कूदने लगा। रेनकोट पहनने के बाद वह शेल्टर से बाहर भागा और आसपास जोर जोर से सूंघने लगा। ये देखकर सूमो ने भी शेल्टर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया। सब कुछ दोबारा चेक करने के बाद वह दूसरे रास्ते की ओर मुड़ा और उससे ऊपर चढ़ गया। शेल्टर के मुख्य दरवाजे का मौजूदा डिज़ाइन अभी भी बहुत अजीब था, इसे सिर्फ अंदर से बंद और खोला जा सकता था, बाहर से नहीं। किस्मत से वहाँ एक दूसरा रास्ता था, नहीं तो अगर वह दूर जाता और उसके घर में चोरी हो जाती तो वह बर्बाद हो जाता। शेल्टर के दूसरे रास्ते से बाहर निकलकर और मिट्टी की परत से ढके पत्थर के दरवाजे को खोलकर सूमो पहाड़ी के पीछे पहुंच गया। तेज धूप में एसिड रेन वाली झील चमकती हुई रोशनी से जगमगा रही थी। उस पर 2 बार नजर डालकर और यह पक्का करने के बाद कि जहां उसने कल रात किसी को दफनाया था वह जगह वैसी ही है, उसने छोटा दरवाज़ा बंद किया, उसे मिट्टी से ढका और मुख्य दरवाजे की तरफ चलने लगा। जमीन के नीचे के खंडहरों और शेल्टर के बीच सीधी दूरी 3.5 किलोमीटर थी। बिना किसी चक्कर के वह आधे घंटे में वहां पहुंच सकता था। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा जब तक दिन की रोशनी है और सूरज डूबने से पहले वापस लौटना होगा। सूमो ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि जमीन पर पानी के गड्ढे थे, लेकिन आसपास का इलाका अभी भी काफी जाना पहचाना था, जिससे चलना आसान था। ओरियो उसके बगल में सूमो से 200 मीटर की दूरी बनाए हुए था, जो गश्त लगाने और म्यूटेटेड जीवों की तलाश करने का काम कर रहा था। भौंक भौंक भौंक। 700 मीटर से ज्यादा चलने के बाद ओरियो, जो शांत था, अचानक भौंका, जिससे सूमो का दिल जोर से धड़कने लगा। राक्षस! भौंक! ओरियो का हाँ में जवाब मिलने पर सूमो ने अब और देर नहीं की और आज पहली बार तुरंत मॉन्स्टर इलस्ट्रेशन स्कैन फंक्शन चालू किया। पता चला, खिलाड़ी से 331 मीटर की दूरी पर 6 सींग वाले रेत के भेड़िए देखे गए। खतरे का लेवल 48। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। आज का इस्तेमाल 2/3। सूमो हैरान रह गया। सींग वाले रेत के भेड़िए और उनमें से 6 एक साथ। मॉन्स्टर इलस्ट्रेशन खोलकर सूमो ने जल्दी से उसे स्कैन किया और तुरंत इस जानवर की खासियत समझ गया। ट्रेडिंग मार्केट में बिकने वाला सबसे आम म्यूटेटेड जानवर का मांस इसी तरह के रेत के भेड़िए का था। झुंड में रहने वाले जानवर होने के कारण उनकी लड़ने की ताकत ज्यादा नहीं थी। एक सामान्य वयस्क आदमी हथियार के साथ अक्सर 2 रेत के भेड़ियों को आसानी से हरा सकता था। इसके अलावा रेत के भेड़ियों से अच्छा रिटर्न मिलता था, न सिर्फ मांस बल्कि रेत के भेड़िए की खाल, रेत के भेड़िए का खून और शायद खजाने के बक्से भी मिलते थे। अपने होंठों को चाटते हुए सूमो ने अपने विचारों को दबाया और एक मानसिक आदेश से उसने अपने स्टोरेज बैकपैक से क्रॉसबो निकाला। आमतौर पर चंचल ओरियो ने दुश्मन का सामना करते ही तुरंत बहुत ही प्रोफेशनल लड़ने के गुण दिखाए। नीचे झुककर, हवा को सूंघते हुए और कभी कभी सुनने के लिए अपने कान फड़फड़ाते हुए आदमी और कुत्ता धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही देर में सूमो धीरे धीरे चलते हुए सींग वाले रेत के भेड़ियों को देखा, जो 100 मीटर दूर एक बड़ी चट्टान के नीचे झुंड बनाकर बैठे थे और आपदा से बचने की कोशिश कर रहे थे। वाह, तो इन जानवरों में भी फायदा उठाने और नुकसान से बचने की प्रवृत्ति होती है। अपनी बेहतरीन नज़र का इस्तेमाल करते हुए सूमो ने एक नज़र में देखा कि 4 रेत के भेड़िए जमीन पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। बाकी 2 रेत के भेड़िए सतर्कता से अपने आसपास देख रहे थे। दूर से सूमो को देखकर रेत के भेड़िए एक पल के लिए जम गए, फिर जोर जोर से भौंकने लगे। वूश! एक क्रॉसबो का तीर गले में घुस गया और भौंकते हुए रेत के भेड़िए की जान ले ली। जल्दी से रीलोड करते हुए सूमो ने बाकी 5 रेत के भेड़ियों को ध्यान से देखा। अब हमला होने के बाद सभी रेत के भेड़िए खड़े हो गए और सूमो की दिशा में दहाड़ने लगे। उन्होंने अपने कई साथियों की मौजूदगी का इस्तेमाल करके डरावना दिखने की कोशिश की। दुर्भाग्य से रेत के भेड़ियों को एसिड बारिश की ताकत का साफ पता था। जमीन पर पानी होने के कारण वे सक्रिय रूप से हमला नहीं कर पा रहे थे और अपनी जगह पर ही बेबस होकर गुस्सा कर रहे थे। अच्छा मौका है। क्रॉसबो रीलोड होने के बाद जल्दी से निशाना लगाकर तीर फिर से चलाया गया और एक और रेत के भेड़िए की जान ले ली। बाकी 4 रेत के भेड़िए तुरंत घबराकर भौंकने लगे। एक तो भागने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन जब उसका पंजा अभी भी गीली जमीन पर लगा तो वह ऐसे पीछे हटा जैसे उसने आग छू ली हो और जल्दी से अपना खुर पीछे खींच लिया। रेत के भेड़ियों को देखकर सूमो की भौहें ऊपर उठ गईं। पहली बार जब मैंने क्रॉसबो इस्तेमाल किया तो मेरे पास पूरे मैप का विजन था। दूसरी बार दुश्मन हिल भी नहीं पाए। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेत के भेड़ियों की तारीफ करे कि वे स्मार्ट हैं या बेवकूफ़।
उन्हें बस ये समझ नहीं आ रहा था कि दूर खड़ा वह आदमी एक के बाद एक तीर कैसे चला रहा था। ओरियो के लगातार खतरे के कारण सभी रेत के भेड़िए बस वहीं खड़े रहे और निशाना बन गए। मर जाओ। बिना किसी मेहनत के सिर्फ 6 क्रॉसबो बोल्ट से सूमो ने आसानी से रेत के भेड़ियों के झुंड का सफाया कर दिया। दूर से 6 रेत के भेड़ियों ने 2 खजाने के बक्से गिराए, एक लकड़ी का और एक लोहे का। भले ही वह इस यात्रा में अंडरग्राउंड खंडहर में न जा पाए, लेकिन उसे पहले ही कुछ मिल गया था। पास जाकर उसने सबसे पहले रेत के भेड़ियों में फंसे सभी क्रॉसबो बोल्ट निकाले, फिर सभी रेत के भेड़ियों को अपने स्टोरेज स्पेस में डाल दिया। ओरियो ने अपना सिर हिलाया और सूमो के पैरों के पास आकर अपनी उपलब्धियां दिखाने लगा। सूमो ने ओरियो के सिर पर थपथपाया और हंसा, जब हम वापस जाएंगे तो ये सारा मांस तुम्हारा होगा, चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा। भौंक भौंक भौंक। ओरियो तुरंत बहुत उत्साहित हो गया और अपना सिर जोर जोर से सूमो की हथेली से रगड़ने लगा। रिकॉर्ड, आपने एक लकड़ी का खजाने का बक्सा खोला। रिकॉर्ड, आपको फैंटा सोडा तारांकन 1 मिला। रिकॉर्ड, आपको मास्टर कोन लाउटन अचार वाली पत्ता गोभी नूडल्स तारांकन 1 मिला। जैसे ही लकड़ी के खजाने के बक्से से रोशनी गायब हुई, जमीन पर सोडा की एक बोतल और इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा रह गया। जमीन पर इंस्टेंट नूडल्स देखकर सूमो के मुंह में तुरंत पानी आ गया और उसकी स्वाद कलियां खिल गईं, जैसे उसने पहले ही इंस्टेंट नूडल्स का गाढ़ा शोरबा पी लिया हो। उसने बेमन से दोनों चीजें अपने स्टोरेज स्पेस में रख लीं और आयरन ट्रेजर चेस्ट के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगा। रिकॉर्ड, आपने एक आयरन ट्रेजर चेस्ट खोला। रिकॉर्ड, आपको वर्कबेंच ब्लूप्रिंट तारांकन 1 मिला। रिकॉर्ड, आपको सिंपल प्लायर्स 1 मिला। रिकॉर्ड, आपको बीकर तारांकन 1 मिला। रिसोर्स मिलने के कई नोटिफिकेशन पॉपअप हुए। जमीन पर एक नीला ब्लूप्रिंट, एक लोहे का प्लायर जो 1 हाथ की लंबाई का था और एक कांच का बीकर दिखाई दिया। वर्कबेंच ब्लूप्रिंट इस स्टेज पर ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन मैं इसे पहले सीख लेता हूँ। उसने ब्लूप्रिंट उठाया, उसे मोड़कर सीखा, फिर बाकी 2 चीजें उठाईं और उन्हें अपने स्टोरेज स्पेस में फेंक दिया। कितनी बुरी बात है, अगर मुझे पता होता तो मुझे पहले ही एक रेंज वाला हथियार बना लेना चाहिए था। लेकिन आज किस्मत अच्छी थी, नहीं तो अगर ये 6 रेत के भेड़िए तेजी से चलते तो ये काफी सिरदर्द बन जाते। सूमो ने आह भरी और सीधा होकर फिर से आगे बढ़ा। आदमी, कुत्ते और 6 भेड़ियों के बीच पूरे मुकाबले में, जिसमें लूट का सामान इकट्ठा करना भी शामिल था, सिर्फ 10 मिनट लगे। समय, इलाके और इंसानी सहयोग के फायदे के साथ सूमो आगे के रास्ते के बारे में पूरे आत्मविश्वास से भरा था। अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हुए उसने अपनी जगह की तुलना मैप से की। इस बार सूमो 2 किलोमीटर तक चला, लेकिन उसे किसी भी म्यूटेटेड जानवर का कोई निशान नहीं मिला। शायद हुआन बियाओ और उसके ग्रुप ने आते समय रास्ते के सभी म्यूटेटेड जानवरों को साफ कर दिया था। रेत के कुत्तों का ये ठिकाना बदकिस्मत था, वे शायद बारिश से बचने के लिए इस जगह पर भागे थे और मेरे हाथों जिंदा पकड़े गए। सूमो, जो पूरी यात्रा के दौरान तनाव में था, अचानक राहत की सांस ली। रुककर सूमो ने अपने आसपास का जायजा लेना शुरू किया। पढ़ने के लिए गूगल सर्च करें। जिस रास्ते पर वह चला था, उस पर जमीन पर लेटे हुए सूमो को उतार चढ़ाव का एक साफ एहसास हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे एक बेसिन में होना चाहिए। 3 किलोमीटर दूर खड़े होकर जिस रास्ते से वह आया था, उसे पीछे मुड़कर देखने पर दूरी धुंधली हो गई थी और क्षितिज ने कुछ नज़ारे को छिपा दिया था। पश्चिम की ओर देखने पर वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि जमीन ऊपर उठ रही है। आसपास ध्यान से देखने के बाद सूमो को खंडहरों की जगह मिल गई। क्या यहीं पर पुरानी सभ्यता के खंडहर हैं? यह इलाका शेल्टर जैसा ही था। जमीन के नीचे के खंडहरों वाली जगह पर एक छोटी पहाड़ी भी थी और पहाड़ी के आसपास के इलाके की वजह से पानी निकलने का कोई सही इंतजाम नहीं था, जिससे बड़े इलाके में पानी जमा हो गया था। बेशक अगर मैप पर निशान और खंडहरों के होने का पता नहीं होता तो इस जगह को शेल्टर की नींव के लिए चुनना और फिर पाइप से जमा हुआ पानी निकालना, ये शेल्टर बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह होती। भौंक भौंक भौंक। ओरियो थोड़ी दूरी से पीछे हट गया, अपने मालिक की राय पूछ रहा था। एक दिन से ज्यादा हुई भारी बारिश की वजह से खंडहरों के पास पानी बहुत गहरा था और अपने रेनकोट के साथ भी ओरियो को उसमें से गुजरना मुश्किल लग रहा था। ओरियो का डरा हुआ चेहरा देखकर सूमो ने बिना किसी झिझक के कहा, हमें इस शेल्टर को अच्छी तरह से देखना चाहिए। यह आसपास का एकमात्र खजाने वाला पॉइंट है जिसके बारे में हम जानते हैं। तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में अकेला अंदर जाऊंगा। भौंक। ओरियो ने अपनी पूंछ हिलाई, वह अपने मालिक से अलग नहीं होना चाहता था। झुककर ओरियो के सिर पर हाथ फेरते हुए सूमो ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, बाहर अपने मालिक पर नजर रखना। अंदर एसिड रेन बहुत खतरनाक है, अगर ये तुम्हें छू गया, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। ओरियो, जो अभी भी कोशिश करने के लिए उत्सुक था, सूमो की बात सुनकर तुरंत चौंक गया। उसकी आंखों में डर, शिकायत और हिचकिचाहट का मिला जुला भाव था।
वह सिर्फ आज्ञाकारी होकर वहीं बैठ गया और अपनी मुलायम बड़ी पूंछ हिलाने लगा। खड़े होकर सूमो ने गहरी सांस ली, अपने स्टोरेज स्पेस से अपना रेनकोट निकाला और उसे पहनने लगा। फ्लूइड टाइप रेनकोट से नॉर्मल मूवमेंट में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आई। किसी भी नुकसान या लीक की जांच करने के बाद सूमो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस समय वह पहाड़ी से अभी भी लगभग 200 मीटर दूर था। पानी का लेवल पहले ही उसके पैरों से ऊपर था। सावधानी बरतते हुए सूमो ने पहाड़ी के चारों ओर उसके पीछे जाने का फैसला किया और ऐसी दिशा से स्काउट करने की कोशिश की जहां पानी कम जमा होता हो। मैदानों की मिट्टी शुरू से ही ठोस नहीं थी और बारिश से भीगने के बाद वह सब गाढ़ी कीचड़ में बदल गई थी। हर कदम पर सूमो को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। कभी कभी उसका पैर आधा अंदर धंस जाता था, जिसे बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। पानी में चलते हुए उसे सिर्फ लगभग 150 मीटर की दूरी तय करने में पूरे 20 मिनट लग गए। जैसे जैसे जमीन ऊपर उठी, कीचड़ सख्त होने लगी और जमा हुआ पानी धीरे धीरे गायब हो गया। हालांकि जमीन पर बिखरे हुए पैरों के निशान देखकर सूमो का दिल घबरा गया। ये पैरों के निशान बहुत ताज़ा लग रहे थे। भारी बारिश के बावजूद उनके आकार अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। उनमें 2 हिस्सों में बंटे पंजों वाले पैरों के निशान थे और बिल्लियों के पंजों के निशानों का एक पूरा पैच भी था। कीचड़ की दरारों में उसे कभी कभी बालों के कुछ रेशे दिखाई दिए। नीचे बैठकर सूमो ने ध्यान से जमीन की दरारों से बाल उठाए और उन्हें करीब से देखा। ये सच में बिल्ली के फर जैसा लगता है। ये लचीलापन, ये निश्चित रूप से किसी आम जानवर का नहीं है। बेचैन दिल से सूमो ने गेम पैनल खोला और आज दूसरी बार मॉन्स्टर बेस्टियरी दबाया। खिलाड़ी के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई म्यूटेटेड जानवर नहीं पाया गया। आज का इस्तेमाल 1/3। अजीब बात है, लॉजिकली देखा जाए तो बिल्लियों में टेरिटरी की बहुत मजबूत भावना होती है। अगर वे यहाँ आए हैं तो कोई कारण नहीं है कि यह उनकी टेरिटरी न हो। बिल्लियाँ अपने इलाके की सीमाओं को चिन्हित करने के लिए पंजे के निशान और पेशाब का इस्तेमाल करती हैं और दूसरे जानवरों को भी बताती हैं कि वे कब वहाँ से गुजरे थे, ताकि अचानक मुलाकातों और झगड़ों से बचा जा सके। आसपास देखने के बाद सूमो ने सिर हिलाया। उसे पास में कोई निशान नहीं मिला। क्या ये खून है? पहाड़ी के किनारे को छूते हुए सूमो ने अचानक खून का एक धब्बा देखा जो पहले ही मिट्टी में मिल गया था। अपना सिर नीचे करके उसने जमीन को सूंघा। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू के अलावा उसे खून की हल्की गंध भी महसूस हुई और खून के धब्बे के पास अभी भी बहुत सारे बाल पड़े थे, साथ ही एक ऐसी जगह जहां धमाका हुआ था। यह क्या है? हे भगवान, क्या इस पर ग्रेनेड से हमला हुआ था? जैसे जैसे वह पहाड़ी के किनारे आगे बढ़ता गया, उसे जानवरों के और निशान मिलते गए। पूरी तरह से बाईं ओर चक्कर लगाने के बाद सूमो ये देखकर हैरान रह गया कि जमीन पर एक जला हुआ निशान था। निशान के पास की घास अभी भी हरी थी, लेकिन निशान का बीच का हिस्सा बंजर था। ये धमाके वाली जगह बहुत अजीब थी। बीच में धमाके की जगह से हिसाब लगाने पर फैलने का डायमीटर सिर्फ 50 सेंटीमीटर था। इसके अलावा जमीन भी नहीं उड़ी थी, जो टारगेटेड डिमोलिशन एक्सप्लोसिव या हैंडहेल्ड ग्रेनेड के लिए बहुत अजीब बात थी। सूमो को एक बुरा एहसास हुआ। वह तेजी से पहाड़ी के सबसे ऊंचे पॉइंट से होते हुए वापस पहाड़ी के बीच में गया। जैसे ही वह आखिर तक पहुंचने वाला था, उसे धमाके के कई और निशान मिले और ठीक सामने एक गहरा खुला हुआ गड्ढा धमाके से बन गया था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या कोई मुझसे पहले ही यहाँ आ चुका है? अपने स्टोरेज स्पेस से एक टॉर्च निकालकर सूमो ने गड्ढे में रोशनी डाली। गड्ढे से नीचे जमीन तक ये लगभग 4 मीटर ऊंचा था, जो शेल्टर के लेवल की ऊंचाई जैसा था। यहाँ की बनावट से सूमो को कुछ जाना पहचाना सा लगा। मुझे इतनी जानी पहचानी भावना क्यों हो रही है? क्या तुम्हें यकीन है कि यह इंसानों का शेल्टर नहीं है? अगर यह कोई आरपीजी गेम होता तो सूमो के सिर के ऊपर जरूर अनगिनत सवालिया निशान तैर रहे होते। नीचे जाकर पता लगाऊं। सूमो के मन में एक साहसिक विचार आया और फिर तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब था। समझ से बाहर बिल्ली के फर, कई छोटे एक ही जगह पर धमाके के निशान और इंसानी शेल्टर जैसा स्ट्रक्चरल डिजाइन, इन सब ने इस अंडरग्राउंड खंडहर को एक रहस्यमयी चादर में लपेट रखा था। अपना स्टोरेज स्पेस खोलकर और थोड़ी देर खोजने के बाद सूमो ने सबसे पुराने तरीके का इस्तेमाल करने का फैसला किया, भान की रस्सी बनाना। 4 मीटर ऊंचा नीचे कूदना आसान था, लेकिन वापस ऊपर चढ़ना मुश्किल था। प्लांट फाइबर की 2 यूनिट निकालकर सूमो गड्ढे के पास बैठ गया और सावधानी से भान की रस्सी बुनने लगा। कठिन प्लांट फाइबर के कई रेशों को बार बार नीचे की ओर मोड़ते हुए 20 मिनट से भी कम समय में सूमो ने लगभग 3 मीटर लंबी घास की रस्सी बुन ली। उसने लोहे के 2 ब्लॉक निकाले, उन्हें जमीन पर रखा और भान की रस्सी का एक सिरा लोहे के ब्लॉक से बांध दिया, जिससे एक आसान ऊपर चढ़ने नीचे उतरने का डिवाइस बन गया। इस समय सूमो बहुत शुक्रगुजार था कि उसने कॉलेज में DIY हैंडीक्राफ्ट क्लब ज्वाइन किया था।
नहीं तो यह आसान काम एक आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल होता। सब कुछ तैयार होने के बाद सूमो ने यह पक्का करने के लिए आसपास छोटे पत्थर फेंक कर देखे कि कोई जाल तो नहीं है। फिर उसने खंडहर में पहली बार नीचे उतरना शुरू किया। उसने कई कब्र लूटने वाले उपन्यास पढ़े थे, लेकिन असली ऑपरेशन मुश्किल साबित हो रहा था। अजीब तरह से टॉर्च को मुंह में दबाकर सूमो ने रस्सी पकड़ी और नीचे फिसलना शुरू किया। प्लांट फाइबर की खुरदरी बनावट ने नीचे उतरते समय घर्षण को बहुत बढ़ा दिया था, और हर बार फिसलने पर सूमो को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। जब लगभग 1 मीटर बचा था तो सूमो ने अपनी पकड़ छोड़ दी और उसका शरीर स्वाभाविक रूप से ज़मीन पर गिर गया। उसने मेहनत करते समय काफ़ी देर तक अपनी सांस रोक रखी थी, और जैसे ही वह आराम से हुआ सूमो ने तुरंत सांस ली। लेकिन जब उसने ऊपर देखा टॉर्च की रोशनी से ये देखने के लिए कि आगे क्या है, तो उसका दिल बैठ गया। एक इंसान एक कंकाल। हालांकि उसने कल रात ही 5 गुंडों से निपटा था, लेकिन ठीक इसी पल जमीन पर पड़ी खोपड़ी को तिरछा होकर उसे देखते हुए देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जमीन पर पड़ी खोपड़ी से न तो कोई सरसराहट हुई, न ही उपन्यासों की तरह उसकी आंखों के गड्ढों से भूतिया लपटें निकलीं, और न ही उसने चुनौती देते हुए चिल्लाकर खड़े होकर दहाड़ा, क्या आगे वाला डूसेंट नीचे उतरकर मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? वह बस वहीं पड़ा था, टेढ़ा खाली आंखों से तुम्हें देख रहा था। ईमानदारी से कहूं तो हालांकि पुनर्जन्म के बाद हर कोई जानता था कि ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वे पहले जानते थे। जमीन पर बिखरा हुआ कंकाल देखकर भी डर की लहरें उठना लाजमी था। आखिरकार इंसानों को हमेशा भूत प्रेतों से एक स्वाभाविक डर होता है। सूमो अपने सामने का नज़ारा देख रहा था, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने ध्यान से अपने कदम बदले, खोपड़ी की नज़र से बचने की कोशिश करते हुए। धड़ाम। सूमो ने सावधानी से अपने बाईं ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक उसने ज़मीन पर किसी चीज़ पर जोर से पैर रख दिया। उसने नीचे देखा और उसके सिर के बाल खड़े हो गए। माफ़ करना बड़े भाई, मेरा मतलब नहीं था। आपको परेशान करने के लिए सॉरी। सफ़ेद हड्डी का एक हिस्सा सूमो के पैर के नीचे 2 टुकड़ों में टूट गया था, जिसके बीच में एक दरार थी। अपनी लालटेन की रोशनी में सूमो ने चारों ओर देखा। ये सिर्फ ये हड्डी का हाथ नहीं था, हड्डी के टुकड़े ज़मीन पर हर जगह बिखरे हुए थे। पता नहीं ये बड़े भाई कौन थे। कितना दुखद। ज़मीन पर पड़े कंकाल को देखकर, जिसका सिर्फ सिर साबुत था, सूमो ने टेढ़ी मुस्कान दी और दाईं ओर टूटी हुई हड्डियों के चारों ओर से गुजरा। खंडहर का फर्श कंक्रीट का लग रहा था और ज़मीन पर उसे बिल्ली के बहुत सारे बाल बिखरे हुए दिखे। कुछ सोचने के बाद सूमो ने अपनी इन्वेंटरी से आखिरी बिना इस्तेमाल की हुई टॉर्च निकाली और उसे जलाया। अंधेरे खंडहर में सिर्फ एक फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करना सच में डरावना था। ये कब्र लूटने जैसा था। अगर इसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ दिया जाए तो यह आसानी से एक हॉरर फिल्म बन सकती थी। जब खंडहर में तेज टॉर्च की रोशनी दिखी तो सूमो को आखिरकार आसपास की चीज़ों को ठीक से देखने का समय मिला। इस खंडहर का कमरा बड़ा नहीं था। दरवाजे के पास खड़े होकर सूमो अंदर की चीज़ों को धुंधला सा देख पा रहा था। ध्यान लगाने पर सूमो ने दुख के साथ पाया कि किसी अनजान वजह से गेम पैनल का मूल्यांकन फंक्शन और सर्वाइवल सिस्टम का मूल्यांकन दोनों ही बंद थे। इसे खंडहर कहने से ज़्यादा सही इसे भूमिगत शेल्टर कहना था। चूंकि मैंने अपने शेल्टर को शेल्टर 1 के रूप में रिकॉर्ड किया है, तो इस भूमिगत खंडहर को अस्थायी रूप से शेल्टर 2 कहा जाएगा। अपने सामान्य मरे हुए आदमी के प्राइवेट मैसेज खोलकर और पहले से जोड़े गए मरे हुए आदमी के दोस्त को ढूंढकर सूमो ने जो देखा और सुना उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। याददाश्त धोखा दे सकती है, लेकिन टेक्स्ट नहीं। जो उसने देखा और सुना उसे रिकॉर्ड करके शायद अपने शेल्टर में वापस जाकर ध्यान से विश्लेषण करने पर उसे कोई कमी मिल जाए। मुख्य दरवाजे की ओर चलते हुए पहला एक्सप्लोरेशन रिकॉर्ड चैट बॉक्स में दिखने लगा। कयामत का कैलेंडर, 6 जनवरी, शेल्टर 2 में पहली एंट्री। शेल्टर 2 का मुख्य दरवाज़ा साधारण स्पर्श और आवाज़ के आधार पर शुरू में सुनने पर यह लगता है कि यह किसी अनजान लोहे या स्टील की सामग्री से बना है। इसका एहसास सभ्य युग के अलॉय दरवाज़ों जैसा है। इसकी मजबूती का अभी परीक्षण होना बाकी है और पानी के रिसाव के कोई संकेत नहीं हैं। दीवारें एक अनजान सामग्री से बनी हैं। अवलोकन के आधार पर अभी यह माना जा रहा है कि यह प्रबलित कंक्रीट उत्पाद या किसी अनजान प्रकार का वास्तुशिल्प पत्थर है। इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है। छत के एक छेद से देखने पर पता चलता है कि दीवार की मोटाई लगभग 25 सेंटीमीटर है। फर्श पर रहस्यमय पैटर्न हैं। पैटर्न की संख्या और आकार अलग अलग हैं, जो महत्वपूर्ण संदर्भ के सम्मिलित आंकड़े नहीं बनाते हैं और न ही वे कोई जानकारी देते हैं। वर्तमान में उनका कोई विशिष्ट संदर्भ मूल्य नहीं है। जोर दिया गया है, जांच की आवश्यकता है। दर्जनों अनजान बिल्ली के बाल हैं इकट्ठे किए गए। एक मानव जैसा कंकाल है। वर्तमान में ये तय नहीं किया जा सकता कि यह इंसान का है या नहीं। जांच लंबित है। आसपास बिखरी हुई मेजें हैं और ज़मीन पर उल्टे बर्तन पड़े हैं।
कोई कागजी रिकॉर्ड नहीं है और अनजान कारणों से गेम पैनल का उपयोग करके विशेषताओं को नहीं देखा जा सकता है। पिछले संकेतों को मिलाकर यह बहुत मुमकिन है कि कोई अनजान चीज जोड़ दिया गया। धमाका फर पहले ही इस जगह को एक्सप्लोर कर चुकी है और सबसे कीमती चीजें पहले ही हटा दी गई हैं या नष्ट कर दी गई हैं। शेल्टर के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक छोड़ा हुआ गहरा कुआं है जो सायोनिक कुएं जैसा है। पहली बार सूंघने पर इसमें से एक अजीब खुशबू आती है। उफ, यह थोड़ी नशीली है। इसे सूंघने के बाद मेरा मूड खुश हो गया। इसे फिर से सूंघकर मुझे लगा कि इसमें ब्लूबेरी जैम जैसी खुशबू है। इसे फिर से सूंघकर मुझे लगा कि इसमें वसंत की हीद के नीचे खड़े होने जैसी शानदार खुशबू है। सूमो, तुम सुख के लिए इतने लालची कैसे हो सकते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इसे फिर से सूंघकर मुझे लगा, पूरे पैराग्राफ को काट दें। छोड़े हुए कुएं को मैन्युअल रूप से ऊपर नीचे करने की कोशिश की, पता चला कि तरीका गलत था और डिवाइस पहले ही अटक गया है। कारण अभी पता नहीं है। मुख्य जांच। शेल्टर के कोने में नीचे की ओर जाने वाली एक खड़ी सीढ़ी मिली। सीढ़ी पर बिल्ली के कुछ बाल गिरे हुए थे जो उसके किनारे पर अटके हुए थे, इकट्ठा किए गए। सीढ़ी से नीचे उतरकर 14 कदम शेल्टर की दूसरी मंजिल मिली। जोर दिया गया एक सभ्य समाज का वाहन जैसा कुछ मिला। टॉर्च पकड़े हुए सूमो, जो रिकॉर्डिंग करने और छोड़े हुए कुएं की खुशबू को याद करने में खोया हुआ था, जम गया। जैसे ही सूमो के विचार फीके पड़े, गेम पैनल धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। हालांकि इनमें से किसी भी चीज ने सूमो का ध्यान नहीं खींचा, क्योंकि दूसरी भूमिगत मंजिल पर सूमो ने तुरंत बीच में रखा हुआ वाहन देखा। क्या ये पबजी वाली बगी नहीं है? एक त्रिकोणीय रोल केज से मजबूत किया गया वाहन का ढांचा, जिसके पीछे एक इंजन था जो जनरेटर से थोड़ा छोटा था लेकिन काफी ज्यादा बारीकी से बनाया गया था। एक सिंगल सीट और बिना शीशे के एक शानदार 4 तरफा खुली छत वाला डिजाइन, जिससे ड्राइवर गाड़ी चलाते समय प्रकृति का पूरा अनुभव कर सके। इसका कुल आकार बाहरी प्रभाव के कारण फ्रेम में कुछ मुड़ों और पिच के टायरों को छोड़कर साफ तौर पर एक बगी जैसा था। मानव सभ्यता। सूमो को नहीं पता था, अगर इस जगह पर लूटपाट नहीं हुई होती तो शायद अंदर की डिटेल से उसे मालिक की पहचान पता चल जाती। हालांकि अभी की गड़बड़ी ने मालिक की पहचान करने की कोई भी संभावना खत्म कर दी थी, यहाँ तक कि दूसरी मंजिल के आसपास का माहौल भी। क्या यह अक्षर कार है? दीवार के बाईं ओर देखते हुए एक ऐसा निशान जो कार का अक्षर जैसा लग रहा था। सूमो ने अनजाने में दूसरी मंजिल पर मौजूद अकेली बगी को देखा। थोड़ा और दाईं ओर देखने पर एक तीर जैसा इंडिकेटर सीधे बीच में खड़ी बगी की ओर इशारा कर रहा था। मतलब साफ था, क्या इस खंडहर का मालिक इस गाड़ी के जरिए कोई जानकारी देना चाहता था? सूमो ने माथा से कोड़ा, ये याद करने की पूरी कोशिश करते हुए कि नीचे आने के बाद उसने कुछ मिस तो नहीं किया। मिस्टी रूइन के लियानफेंग टाउन से लेकर अंडरग्राउंड खंडहर में मिले निशानों तक जो उसी की तरह के लोगों के लग रहे थे। दूसरे लोग एक हिंसक जबरदस्ती वाला खेल खेल रहे थे, जबकि वह एक दिमागी पहेली वाला खेल खेल रहा था। सूमो का दिल जोर से धड़का और उसने खंडहर को खोजने से लेकर उसमें घुसने तक की सभी डिटेल्स को जोड़ने और एनालाइज करना शुरू कर दिया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। एक के बाद एक अंदाजे खारिज होते गए, सभी सुराग एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे थे। सिर हिलाते हुए सूमो तेजी से बगी के फ्यूल टैंक के पास गया। उसने इन निर्देशों के आधार पर अपने अंदाजे को वेरीफाई करने का फैसला किया। किस्मत से फ्यूल कैप खोलने और अंदर देखने पर, जैसा कि उम्मीद थी, टैंक का सारा फ्यूल बहुत पहले ही उड़ चुका था। शेल्टर का डीजल इस डुअल फ्यूल डीजल पेट्रोल बगी में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि उसकी स्टोरेज की जगह बहुत कम थी, इसलिए वह कुछ भी बाहर नहीं लाया था। मुझे हैरानी है कि क्या यहाँ कोई डीजल या पेट्रोल है। अगर बगी सही सलामत होती और चलाने लायक होती तो वह इस विशाल दुनिया में कहीं भी जा सकता था। टॉर्च पकड़े हुए सूमो जमीन पर डीजल का बैरल ध्यान से खोजने के लिए नीचे झुकने ही वाला था, लेकिन अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई। भौंक भौंक भौंक, ओवो भौंक भौंक। सबसे पहले ओरियो के खास भौंकने की आवाज आई, उसके बाद 2 और भौंकने की आवाजें आईं जो बहुत अजीब टोन में थीं, जैसे कोई इंसान उनकी नकल कर रहा हो। लानत है, यह ओरियो की चेतावनी वाली आवाज है, कोई बाहर आया है। पलक झपकते ही सूमो ने जल्दी से मशाल बुझाई, हाथ घुमाकर पहले से तैयार क्रॉसबो निकाला और पहली मंजिल पर कूद गया। टॉर्च की तेज रोशनी या टॉर्च की सफेद बीम के बिना पूरा शेल्टर नंबर 2 अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ पहली मंजिल पर बने बड़े छेद से हल्की सी रोशनी आ रही थी। बाहर ओरियो का पागलों की तरह भौंकना जारी था, जबकि बाकी 2 कुत्तों के भौंकने की आवाज बदल गई थी। न जाने क्यों दोनों कुत्तों के भौंकने से सूमो को एक इंसानी भावना सुनाई दी। क्या यह मजाक था या नफरत? सीढ़ियों पर धीरे धीरे कदम रखते हुए अंधेरे में आगे बढ़ते हुए सूमो बहुत स्थिरता से चला। उसकी आंखों में इंसानी डर तेजी से गायब हो रहा था। उसकी जगह एक ठंडी जानवर जैसी शांति ने ले ली।
उसने अपना दिमाग एकाग्र किया और गेम पैनल दिखाई दिया। उसने इलस्ट्रेशन स्कैनिंग फंक्शन चुना। प्लेयर के 1000 मीटर के अंदर कोई म्यूटेटेड जानवर नहीं मिला। आज का इस्तेमाल 0/3। आखिरी मौका खत्म होने और बाहर के जीवों को स्कैन न कर पाने के कारण सूमो की घबराहट और बढ़ गई। पहली और दूसरी मंजिल के कोने पर दुबककर सूमो ने अपना क्रॉसबो सीढ़ियों की रेलिंग पर टिका दिया और चुपचाप उस जगह पर निशाना साधा जहां से नीचे जाने वाला बड़ा छेद था। वुफ वुफ वुफ। बाहर से ओरियो की घबराई हुई और दुखी भौंकने की आवाजें और एक और नफरत भरी भौंक सुनकर सूमो ने अपने होंठ कसकर काट लिए। ओरियो, भागो, उन्हें अंदर आने दो। सूमो मन ही मन दहाड़ा, उम्मीद कर रहा था कि ओरियो इतना होशियार होगा कि जल्दी से भाग जाएगा। अगर सिर्फ एक दुश्मन होता तो भी सूमो में इतना कॉन्फिडेंस होता कि वह बाहर निकलकर उनका सीधा सामना कर पाता। हालांकि अनजान जीवों का सामना करते समय जब उनकी संख्या एक से ज्यादा हो जाती तो इंसान जीतने के लिए सिर्फ अपनी अनोखी समझदारी पर भरोसा कर सकते थे, जो जानवरों से अलग होती है। अचानक ओरियो ने जोर से भौंका, उसके बाद 2 बार छोटी भौंकी और फिर एक और जोर से भौंका। यह आवाज़ सुनकर सूमो के शांत चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। ये पहला अक्षर था जो सूमो ने ओरियो को उन 2 दिनों में सिखाया था जब वे शेल्टर से बाहर नहीं जा सके थे। मोर्स कोड में ये रन का पहला अक्षर था जो पी होता है। इसका मतलब था कि बाहर एक मजबूत दुश्मन है और उन्हें उसके चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। और हाँ, ओरियो के वह आवाज़ करने के बाद बाहर से 2 जीत की भौंकने की आवाज़ें आईं। टूटे हुए छेद के पास सूमो ने दरवाजे को ध्यान से देखा। मिट्टी पर 2 पैरों की आहट पड़ी, हल्की धमक की आवाज़ें छेद में धीरे धीरे आ रही थीं। दीवारों से टकराकर सूमो ने उन्हें साफ सुना। मेरे कदमों से हल्के हैं, इसलिए उनका वजन ज्यादा नहीं है। शुरुआती शक है कि वे 2 पैरों वाले जानवर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे आवाज़ से लोगों को पहचानने की टेक्निक नहीं पता थी। ध्यान से सुनने और अपने कदमों से तुलना करने के बाद सूमो को राहत मिली। कदम साफ थे, एक के बाद एक, जो कैनिड मैमल्स की खासियतों से बिल्कुल अलग थे। इसके बजाय वे इंसानों के कदमों जैसे ज्यादा थे। हल्की आवाज़ से पता चलता था कि सामने वाला कोई भारी जानवर नहीं था और उसमें कुचलने की ताकत और स्पीड नहीं होगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, जैसे जैसे आवाज़ें पास आती गईं, दोनों अनजान जीव आखिरकार छेद के दरवाजे के पास पहुंच गए। वूफ हिस हिस, वूफ वूफ ड्रिप वूफ एयर वूफ, वूफ पफ वूफ बिंग वूफ हिस वूफ वूफ। लोहे के 2 ब्लॉक और एक रस्सी ने साफ तौर पर अनजान जीवों का ध्यान खींचा। छेद से हैरान करने वाली, सिरदर्द पैदा करने वाली आवाज़ों की एक सीरीज आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। सूमो बस ध्यान लगा पा रहा था, दोनों जीवों की आवाज़ में उनके इमोशनल बदलावों को ध्यान से देख रहा था। अच्छा, दूसरे जीव की आवाज़ बहुत पक्की है। हालांकि पहले वाले के मन में थोड़ा सवाल था, मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा, इसलिए उसे दबा दिया गया था। सूमो का दिल गले में आ गया था, उसे डर था कि दोनों मॉन्स्टर छेद के पास इंतजार करेंगे या इंसानी लहर वाली टैक्टिक इस्तेमाल करने के लिए और मॉन्स्टर्स को बुलाएंगे। 2 बेवकूफ़ कुत्ते, ओह नहीं, 2 इंसान साफ तौर पर बहुत समझदार नहीं थे। असल में उनमें से ज्यादा हिम्मत वाले ने पहले ही सूमो की बनाई रस्सी पकड़ ली थी और खुद को नीचे उतार रहा था। छेद के रोशन हिस्से में सूमो की नज़र में एक काला, रोएदार पैर पहले ही आ गया था। उसके पैर में किसी अनजान चीज से बना बूट था। कितने पतले, वे 2 छड़ी जैसे मॉन्स्टर्स जैसे दिखते हैं। उनकी लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा नहीं होगी। क्रॉसबो का पिछला हैंडल पकड़कर ट्रिगर पर उंगली रखकर सूमो नीचे उतरते हुए फिगर को ध्यान से देख रहा था। आधा पैर और नीचे उतरा और पुराने जमाने की जानवर की खाल की स्कर्ट पहने वह फिगर दिखाई दिया। इससे पहले कि सूमो आगे देख पाता, मॉन्स्टर अचानक तेजी से नीचे गिरा, उसका पूरा शरीर उसकी नज़र में आ गया। हे भगवान, छेद से आ रही रोशनी की वजह से सूमो ने मॉन्स्टर का पूरा रूप साफ देखा। उसके दिल में डर ने उसे लगभग चीखने पर मजबूर कर दिया। क्या ये कोबोल्ड है? फिसलते हुए मॉन्स्टर का ऊपरी शरीर स्केल्स से ढका हुआ था। उसका रंग धीरे धीरे निचले शरीर के गहरे भूरे रंग से ऊपरी शरीर के काले रंग में बदल रहा था। अगर ध्यान से न देखा जाए तो उसका सिर थोड़ा अजीब कुत्ते का सिर था, जिसमें 2 हल्के रंग के छोटे सींग, चमकती आंखें और एक सीधी, चूहे जैसी पूंछ थी। मॉन्स्टर की पिछली आवाज़ों को मिलाकर सूमो ने लगभग तुरंत यह नतीजा निकाला कि ये दोनों मॉन्स्टर मशहूर और गेम में जाने माने मॉन्स्टर थे। कोबोल्ड्स। वूफ हिस हिस। जबरदस्ती हमला करने की इच्छा को दबाते हुए सूमो ने शांति से नए उतरे कोबोल्ड को चिल्लाते हुए देखा, जो अपने साथी को बुला रहा था। एक लंबा भाला नीचे फेंका गया और नीचे उतरने वाले पहले कोबोल्ड ने उसे ले लिया। एक और लकड़ी की छड़ी नीचे फेंकी गई और कोबोल्ड ने जमीन पर रख दी। इसके तुरंत बाद दूसरा कोबोल्ड रस्सी से नीचे खिसकने लगा। शायद एक अलग नस्ल के कारण दूसरे कोबोल्ड के पैरों पर खून के रंग के निशान थे, जो उसके टखनों से लेकर उसके चेहरे के किनारे तक चढ़ रहे थे।
जानवरों की खाल की स्कर्ट चुनने में दूसरा कोबोल्ड ज्यादा बेहतर भी लग रहा था, जिसमें थोड़ा बड़प्पन भी था। जब दोनों नीचे उतर गए तो पहले कोबोल्ड ने उस बेचारे बूढ़े आदमी की खोपड़ी को अंदर की ओर लात मारी, जिससे नेक कोबोल्ड के लिए रास्ता साफ हो गया। सब कुछ हो जाने के बाद नेक कोबोल्ड ने खुद से धूल झाड़ी, अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और अपने आसपास का जायजा लेने लगा। उसी समय सूमो ने अपनी नज़र पूरी तरह से हटा ली, धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे सीढ़ियों के किनारे कोबोल्ड्स की नज़र में रुकावट आ गई। उजाले वाली जगह से अंधेरे इलाकों में देखना मुश्किल था, लेकिन सूमो ने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। ये दुनिया बहुत पागल है। कोबोल्ड किस तरह के जीव हैं? शायद अगर कोई बायोलॉजिस्ट यहाँ होता तो वे बहुत खुश होते, चिल्लाते कि उन्होंने एक नया समझदार जानवर खोज लिया है। लेकिन इस नई प्रजाति की आदतों को साफ तौर पर समझाने के लिए बिना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के वे तिनके का सहारा ले रहे होते। अच्छी बात यह थी कि दोनों कोबोल्ड को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि अंदर कोई है या नहीं, और उन्होंने तुरंत शेल्टर नंबर 2 में खोजबीन शुरू कर दी। पहले कोबोल्ड को मारूं या नेक कोबोल्ड को? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद सूमो ने पहले भाला चलाने वाले कोबोल्ड से निपटने का फैसला किया। ऐसे माहौल में क्रॉसबो सिर्फ एक ही बोल्ट फायर कर सकता था, उसके पास दूसरी बार रीलोड करने का कोई मौका नहीं था। इसलिए जिस मॉन्स्टर से सबसे पहले निपटना था उससे सबसे ज्यादा खतरा था। दोनों में से सूमो ने सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले कोबोल्ड को चुना, और जिसके हाथ में हथियार दिख रहा था वह पहला कोबोल्ड था। उसने अपना सिर उठाया, उसकी नज़र टेबल के नीचे खोजबीन कर रहे पहले कोबोल्ड पर टिकी थी। सूमो की उंगली ट्रिगर पर टिकी थी। उसने धीरे धीरे क्रॉसबो का एंगल एडजस्ट किया, हर मूवमेंट को जितना हो सके धीमा और आराम से किया, ये पक्का करते हुए कि मेटल के मेटल से रगड़ने की कोई आवाज़ ना आए। दोनों क्यूट कोबोल्ड्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, फिर भी बेवकूफ़ी से बातचीत करते रहे और खोजते रहे। वे कुछ कीमती खजाने खोजने की कोशिश कर रहे थे। ओह! घने अंधेरे शेल्टर में अचानक एक तेज़ हुआ गूंजी। इसके तुरंत बाद पहले कोबोल्ड की गर्दन से खून की फुहार निकली। एसिड रेन से लिपटा हुआ क्रॉसबो बोल्ट खून के संपर्क में आते ही लगभग तुरंत जानलेवा हो गया। स्किन प्रोटेक्शन के बिना इसने पहले कोबोल्ड की नाजुक ब्लड वेसल्स को तेजी से खराब कर दिया और फाड़ दिया। अगले ही सेकंड पूरे शेल्टर में सिर्फ खून थूकने की गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पूरी तरह से चेक करने के बाद, ये कन्फर्म करने के बाद कि पहला कोबोल्ड अब लड़ने के काबिल नहीं रहा, सूमो एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा क्रॉसबो जोर से नेक कोबोल्ड की ओर फेंका ताकि उसका ध्यान भटक जाए। अपना ध्यान एक जगह लगाकर उसने चौमू स्पीयर बुलाया और तेजी से आगे बढ़ा। आहा आहा कुत्ते, देखो मैं तुम्हें कैसे छेदता हूँ। आहा हा हा। सूमो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तेजी से हमला किया और चिल्लाने लगा। उसकी जोरदार चीखें शेल्टर नंबर 1 में गूंज रही थीं, जैसे बिजली कड़क रही हो, जिससे कान के पर्दे दुखने लगें। दूसरा कोबोल्ड भी आवाज़ से चौंक गया, उसकी चाल लड़खड़ा गई और वह लगभग लड़खड़ा गया। लेकिन सूमो की चार्जिंग स्पीड अभी भी बहुत धीमी थी। शेल्टर में अंधेरा और ज़मीन पर रुकावटों की वजह से सूमो बिना रोक टोक के दौड़ नहीं पा रहा था। इससे नेक कोबोल्ड को भी सांस लेने का मौका मिला। कोबोल्ड के हाथ में आग का एक गोला इकट्ठा होने लगा। इससे पहले कि सूमो पास पहुंच पाता, वह एक छोटे आग के गोले में बदल चुका था। धत्तेरे की, वह क्या चीज़ है?